तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो इसके ना बहुत जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं फ्रिक्शन की। इसके 2 लेक्चर्स होंगे, मैं आपको बता दूं, ये आज का लेक्चर होगा और एक लेक्चर और होगा। टोटल 3 लेक्चर है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स के टोटल 3 लेक्चर हैं। पहले लेक्चर में आज आप बेसिक वाला पढ़ोगे, सेकंड वाले लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे पर्सन के वॉक करने में और कार या बाइसिकल की ड्राइविंग में, मतलब पर्सन और ड्राइव करने के लिए, वॉक और ड्राइव उसके लिए पढ़ेंगे। और तीसरा लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे जहां पर मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम आते हैं, कि मतलब कई सारे ब्लॉक एक के ऊपर एक रख दिए गए हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में फ्रिक्शन फोर्स 3 लेक्चर्स में जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम सिंपल और बेसिक चीजों पे हैं, कंसेप्ट के ऊपर। तो पहले यार स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट करोगे तो आपको पहले ये कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और इसमें से काफी कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग को ऑलरेडी पता होंगी, बिकॉज 2 साल पढ़ करके आए हो, तो बिल्कुल ब्लैंक नहीं होंगे आप। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में ये कहते हो ना कि सिंपल से ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी बॉक्स को, अगर आप हैवी बॉक्स है मान लीजिए, और उसको आप फोर्स लगा करके पुश करते हो, लेकिन वो इनसफिशियंट है, मतलब आप उतनी ताकत नहीं लगा पा रहे जितनी ताकत से चाहिए था, तो इसका कॉज क्या बताते हो आपकी इनसफिशियंट पुश होने की? मतलब आप बहुत छोटा सा फोर्स लगा रहे हो, और छोटे फोर्स की वजह से आप इस बड़े से अलमीरा को या किसी हैवी बॉक्स को आप आगे डिस्प्लेस नहीं करा पा रहे, इसको आगे मूव नहीं करा पा रहे हो। तो इसका कॉज बताया जाता है कि ये इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिस ग्राउंड पर हमने इसको रखा है, उस ग्राउंड का एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, जो हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश को क्या कर रहा होगा, कैंसिल आउट यानी कि बैलेंस कर रहा होगा। सो ये आइडिया है आप लोग को मेरे ख्याल से कि नहीं, कि फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम किसी बॉडी को यस सर। मूव करने की कोशिश करते हैं, तो जो ग्राउंड होता है या जिस भी सरफेस को उसको आप रखते हो, वहां से एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और फ्रिक्शन फोर्स कंटिन्यूअसली उसको क्या कर रहा होता है, अपोज कर रहा होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो हम यहाँ स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे, आप इसकी बात टेंशन मत लेना। बिल्कुल 0 लेवल टू एडवांस लेवल पूरा कंप्लीट होगा ये। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं यार कि वी कंसीडर अ केस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द सरफेस, बट नाउ लेट अस कंसीडर द व्हाट हैपेंस इफ वी अप्लाई अ फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट। नोट करने वाला पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है, वी अप्लाई अ फोर्स, फोर्स लगा रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट। नोट करने वाला पॉइंट है कि आप फोर्स लगा रहे हो, उसके बाद भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। एक तो कंडीशन ये होती है कि ऑब्जेक्ट वैसे ही रेस्ट पे है और हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, लेकिन तब रेस्ट पे है जब आपने फोर्स लगा रखी है उसके ऊपर। इन दोनों में फर्क है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग, इन दोनों में डिफरेंस है। इसी को आपसे कहा जा रहा है कि जो आज आप केस पढ़ने जा रहे हो वो यही वाला केस होगा, कि फोर्स लगाने के बाद भी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हो सकता है। इसका कॉज फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। ठीक है जी। और इसमें ये कहते हैं कि जैसे जैसे अगर आप अपना फोर्स को इंक्रीज करने लगते हो, जो आपने फोर्स लगाया है, जैसे जैसे आप इस फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, तो एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां पर ये बॉडी अब स्टार्ट हो जाती है, मूव करने लगती है। तो देखिए, ये पहला लाइन पढ़ो, नाउ व्हाट हैपेंस विद द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इफ वी डोंट अप्लाई अ फोर्स एट ऑल। क्या बोलेंगे आप? क्योंकि ये पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चे, ये पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब बॉडी रेस्ट पे होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मतलब क्या ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट? नहीं सर। क्या गलती है इसमें? सर रेस्ट पे तभी होगा जब नेट फोर्स 0। अगर स्टैटिक फोर्स लग रहा है तो उसमें कोई मोशन होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई मोशन है नहीं, तो मतलब नेट फोर्स 0 ही होगा उस केस में। सर फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग फोर्स हाँ। होता है, मोशन को अपोज करता है। सर तो वही जब तक है, मोशन नहीं होगा तो फोर्स फ्रिक्शन ही ही अप्लाई नहीं नहीं होगा। करेंगे तो मोशन कहाँ से होगा? हाँ हाँ हाँ, नहीं तो फोर्स लगाने के बाद भी मोशन होगा, इसकी क्या गारंटी है? देखो बात समझो ना, फोर्स लगाने के बाद भी तो मोशन नहीं हुआ, मतलब बॉडी मोशनलेस है, लेकिन फोर्स लगने के बाद मोशनलेस है, तब तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दिखाएंगे। बॉडी मोशनलेस है और आपने कोई फोर्स लगाया ही नहीं उसके ऊपर, तो हम कह देंगे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो व्हाट हैपेंस विद द स्टैटिक फ्रिक्शन इज दैट इफ वी डोंट अप्लाई अ फोर्स एट ऑल, वी डोंट अप्लाई अ फोर्स एट ऑल, देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब सिर्फ रेस्ट पे होना कंपलसरी नहीं है, रेस्ट पे होने के साथ साथ वहां पर एक फोर्स भी लगनी चाहिए बॉडी पर। उसके बाद अगर वो रेस्ट पे है तो आप कह दीजिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर। और इसके बाद आपसे ये कहा जा रहा है प्रैक्टिकली करके कि इनफैक्ट यू कैन कन्विंस योरसेल्फ दैट इफ वी स्लोली इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, धीरे धीरे अगर आप अपना फोर्स को इंक्रीज करने लगते हो, स्लोली इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स,
then the static friction force gets bigger and bigger. मतलब आप अपना फोर्स बढ़ाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, और इसका मतलब ये कहा जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कुल मिलाकर के डिपेंड करता है कि व्हाट वी आर डूइंग टू द सिस्टम, मतलब हम कितना फोर्स लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर, इस पर डिपेंड करता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो अगर हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो स्टैटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, हम कम फोर्स लगाएंगे तो स्टैटिक फोर्स कम लगेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर डूइंग टू द सिस्टम, ये आपसे स्टेटमेंट लिखा जा रहा है। और एट अ सर्टेन पॉइंट वी अप्लाई अ लार्ज एनफ फोर्स, ऑब्जेक्ट सडनली स्टार्ट्स टू स्लिप। एक स्टेज वो आ गई कि अब बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव कर जाएगी, और जब बॉडी मूव कर जाएगी तो उस स्टेज पर हम ये कह देते हैं कि जिस समय बॉडी मूव कर जाएगी तो वहां के बाद अब बॉडी के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी अगर मोशन में आ चुकी है, स्लिप कर चुकी है, तो फिर आप काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और वर्ड यूज करना चाहूंगा, स्लिप और मोशन में फर्क है। स्लिप करना और मोशन करने में फर्क है, इस बात को आप समझिएगा। अगर हम लोग अपनी ही बात करें, जब हम लोग चलते हैं, रोड के ऊपर चलते हो आप, तो आप स्लिप करते हो या सिर्फ वॉक करते हो, इस बात को समझो आप। इस पॉइंट को जरा मुझे आंसर करो। करते हैं। हाँ, तो अगर हम वॉक करते हैं तो हम मोशन में हैं। यस सर। तो क्या हमारे ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? लगेगा। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप इसको समझिए, मोशन में होना और स्लिप करने में फर्क है। ये बड़ा एक एक वर्ड इसके अंदर जो लिखा है ना, एक एक वर्ड की वैल्यू है, मतलब बहुत प्रिसाइजली मैंने इस चैप्टर को समराइज किया है। जो टाइम लगा क्लास को लेट होने में वो बेसिकली इनकी वजह से लगा कि बहुत फिल्टर करके और कम कम मतलब लिमिटेड वर्ड्स में पूरे चैप्टर को समराइज किया गया है। स्लिप करना और मूव करने में बहुत फर्क है। देखिए, अगर आप वॉक करते, अच्छा एक बात बताइए, बहुत ज्यादा स्लिपरी सर्फेसेस है, मतलब पानी गिरा हुआ है, नई नई फर्श बनी है टाइल्स की, ठीक है जी, बहुत बढ़िया वाली टाइल्स लगी है, बिल्कुल चिकनी टाइल्स, उस पर उसके ऊपर पानी भी गिरा है और ऑयल भी गिरा हुआ है, सब कुछ गिरा हुआ है। अब अगर आप उसके ऊपर वॉक करते हो तो क्या आप स्लिप नहीं करते हो? क्या कभी आपका पैर जमीन पर स्लिप नहीं हुआ आज तक? होता है, मतलब कई बार हम लोग स्लिप करते हैं। और नॉर्मल कंडीशंस में हम वॉक करते हैं, तो वॉक करने में और स्लिप करने में फर्क है कि जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हम स्लिप नहीं करते। उस कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, आप इसको ध्यान रखना। ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि कोई बॉडी अगर चलेगी तो उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर आप चलते वक्त स्लिप नहीं कर रहे हो तो कोई काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। वहां पर अगर फ्रिक्शन लगेगा तो सिर्फ स्टैटिक लगेगा। नो स्लिप कंडीशन की बात हो रही है। नो स्लिप कंडीशन जहां पर भी होगा उसमें आप कह दीजिएगा कि अगर फ्रिक्शन लगेगा तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए। सर एक बार फिर से बता दिए स्लिप। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो, हम अपने ड्राइविंग की बात कर लेते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि वॉकिंग और ड्राइविंग का कंसेप्ट सेपरेटली डिस्कस करना चाहता था मैं, बट आज सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे बस फॉर्मली, मतलब जस्ट कुछ वर्ड्स में। हम लोग जब वॉक करते हैं, मतलब सॉरी ड्राइव करते हैं, मान लीजिए आप साइकिल को ड्राइव करो या मोटरसाइकिल ड्राइव करो या कार को ड्राइव करिए, तो क्या जो पहिए, मतलब जो व्हील्स होती हैं, क्या वो रोड पे रगड़ते हुए चलते हैं? मतलब आप क्या रोड को स्किड करते हो, रोड को रगड़ करके चलते हो? नहीं सर, रोल करते हैं। रोल करते हो। तो क्या वहां स्लिपिंग होती है? स्लिपिंग कब होती है? अगर आप अचानक से ब्रेक लगा दो, आप हार्ड ब्रेक्स लगा दीजिए, बिल्कुल अचानक से पूरी ब्रेक मार दो आप, तो गाड़ी लॉक हो जाती है और उसके बाद वो स्किड कर जाती है। तो जब गाड़ी आपकी स्किड कर गई तब आप कहेंगे कि वो स्लिप कर गई है, देन इट इज कॉल्ड स्लिपिंग पार्ट। वहां पर तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगाओ। इस वर्ड को समझिएगा, मोशन करने में और स्लिप करने में बड़ा डिफरेंस यार। चलते समय हम मोशन में तो हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए आप चलते समय, वॉक करके आप चलते हो तो आपकी पूरी बॉडी मोशन में है, एग्री करता हूं मैं इसमें। लेकिन वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आपके जो पैर है या आपके जो जूते हैं या जो चप्पल है, जो भी आपने पहना हुआ है, वो जमीन पर फिसलता नहीं है। स्लिप मतलब फिसलना। तो हम फिसल के थोड़ी चलते हैं, रगड़ते हुए थोड़ी चलते हो आप। क्या आप अपने शूज को ग्राउंड पर रगड़ते हो, या फिर वॉक करने का मतलब पैर उठा उठा के चलते हैं हम लोग? सर तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है ना? हाँ, वहां स्टैटिक होगा। अगर मैं आपसे सिंपली कहूं कि आप रोड पे खड़े हो जाओ, सुनो मेरी एक और एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। आप रोड पे खड़े होइए और अपनी लेग्स को स्ट्रेच करिए। एक्सरसाइज करना है मान लो सुबह, तो अपनी लेग को स्ट्रेच करो आप। तो जब आप लेग स्ट्रेच करते हो रोड पे खड़े होकर के या फ्लोर पे खड़े होकर के, लेग को स्ट्रेच करना है, मान लीजिए योगा करना है, तो स्ट्रेच करते वक्त आपका पैर जमीन पर क्या होता है फिर?
क्या वो वॉक कर रहे होते हैं, क्या उस टाइम आपका पैर जमीन पर स्लिप कर रहा होता है, रगड़ता हुआ जाता है? स्लिपिंग होती है। तो वहां स्लिप हो जाता है। वहां काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। इसलिए मैं आपको मतलब यहीं पर बेसिकली अलर्ट करना चाहता हूं कि स्लिप करने में और मोशन करने में फर्क है। सर तो जहाँ पर स्लिप नहीं होता वहाँ उसके अलावा हर जगह स्टैटिक लगेगा, राइट, राइट, मतलब ड्राइविंग और जो भी है। बिल्कुल राइट, सही। आप इसको ऐसे मानो ना, अच्छा ऐसे मानो, मान लो जिस अलमीरा को आप पुश कर रहे हो, सपोज करो जिस अलमीरा को आप पुश कर रहे हो उसके ऊपर हमने कोई बॉक्स रखा है। घरों में सबके सबके घरों में होता है, अलमारी के ऊपर कुछ ना कुछ रखा ही होता है ना कोई बॉक्स रखा होता है। सब लोग अलमारी के ऊपर कुछ ना कुछ रख देते हैं। तो अगर आप इसको पुश कर रहे हो और ये अलमीरा फॉरवर्ड चल रही है और इसके अलमीरा के ऊपर जो चीज रखी है वो अलमीरा के साथ साथ आगे बढ़ रही है, तो ये ऊपर वाली चीज मोशन में है या नहीं है, बताएं आप। अलमीरा के ऊपर जो चीज रखी गई है क्या ये मोशन में नहीं है? विद रिस्पेक्ट टू है ग्राउंड होगी। है ना, मोशन में तो है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, यस सर। हाँ, लेकिन क्या वो उस अलमीरा पे स्लिप कर रहा है, फिसल रहा है उस पे? नहीं सर। नहीं फिसल रहा। तो इसका मतलब बॉडी मोशन में है लेकिन फिर भी यहाँ पर स्लिपिंग नहीं है। इन दोनों के बीच में रगड़ नहीं खा रहे ये लोग, रगड़ते नहीं हो आप। स्लिप करना मतलब रगड़ खाना, तो वो तो है नहीं। तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा तो फिर वो कौन सा होना चाहिए? इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन है तो फिर आप उसको काइनेटिक नहीं बोलेंगे, स्टैटिक। स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन। फोर्स। जी जी, हाँ जी, इसको समझ लेना पॉइंट। स्लिप वर्ड में बोल रहा हूँ, स्लिपिंग वर्ड को आप समझिए। स्लिप मतलब फिसलना, रगड़ना, चलना नहीं। चलने में और स्लिप करने में फर्क है। मोशन मतलब चलना, स्लिप मतलब फिसलना। सर जी, सर वो जो सर्कुलर मोशन में भी प्रॉब्लम आती है जिसमें बॉल वेज पे स्लाइड करता है, तो उसमें होता नहीं है रोलिंग विद स्लिपिंग विदाउट स्लिपिंग, तो उस केस में क्या होता है? तो वही तो बोल रहा हूँ आपसे कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोलते हो ना आप, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। यस सर। तो विदाउट स्लिपिंग जब बोल दिया आपने तो ये कौन सा फ्रिक्शन हुआ वहां पर? आपके नाम में सर ही, नाम में ही तो आंसर है यार, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं हो रहे हो। तो स्टैटिक होगा ना? बस क्लियर हो गया आपसे, मतलब एक वर्ड में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जहां जहां विदाउट स्लिपिंग है, जहां जहां मोशन विदाउट स्लिपिंग है, आप समझ जाना कि वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए। वो चाहे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो, चाहे वॉकिंग विदाउट स्लिपिंग हो, चाहे ड्राइविंग विदाउट स्लिपिंग हो, या दो ब्लॉक्स को आप पुश कर रहे हो और वो आपस में स्लिप नहीं कर रहे हैं, नो स्लिप, नो काइनेटिक फ्रिक्शन। ये सिंपल सा पॉइंट आप दिमाग में बिठा लीजिए अपने। इसी को आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट स्लिपिंग कंडीशन, कभी भी जस्ट मूविंग कंडीशन नहीं कहा गया यार। आप कभी ध्यान से पढ़ोगे ना, ये किताब वाले ना उल्टा सीधा लैंग्वेज लिख देते हैं जिस वजह से हमें प्रॉब्लम होने लगती है। वो लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं जिस वजह से कंसेप्ट बिगड़ जाता है और उसके बाद आगे उस कंसेप्ट को समझाने में हम लोग को हालत खराब हो जाती है। आपसे मैं कह रहा हूँ जस्ट स्लिप कंडीशन, जस्ट स्लिप कंडीशन की बात करिए, फिसलने वाले हैं। अबे अच्छा, आप लोग को ये क्लियर हो गया फिसलने में और चलने में फर्क होता है? मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ से तो समझ सकते हो, चलना और फिसलना क्या दो अलग बातें नहीं है? जमीन पे फिसल गए आप यस सर। और जमीन पे चल रहे हो, दोनों दोनों सेम चीज है? नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अगर आप फिसल गए तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, और नहीं फिसल रहे हो, चल रहे नॉर्मल चल रहे हो, तो आप कहना कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा हमें। तो जस्ट स्लिपिंग कंडीशन मतलब फिसलने वाले की कंडीशन में अगर आप आ गए हो तो आप कह सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन हैज रीच्ड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। जस्ट स्लिप कंडीशन किसी न्यूमेरिकल में दिया हो, जस्ट स्लिप कंडीशन की मोशन होने वाला है, स्लिप करने वाले हैं, इस टाइप की लैंग्वेजेस हो, अबाउट टू स्लिप, अबाउट टू मूव, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तो ऐसी लैंग्वेजेस अगर आपको किसी न्यूमेरिकल के अंदर दिख जाए तो आप ये समझ जाना कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लगनी चाहिए। ये आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ इसको समझाने के लिए। देखिए, ये तो कुछ लॉज हैं इसके, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लॉज हैं। इसको भी एक बार जल्दी से देख लो और उसके बाद न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। फर्स्ट, कि फ्रिक्शन फोर्स आइदर अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। बेसिकली ये है, द फ्रिक्शनल फोर्स आइदर अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और एक्चुअल रिलेटिव मोशन, मतलब कि या तो रिलेटिव मोशन होने वाला हो या रिलेटिव मोशन हो रहा हो। दोनों बातें हैं, या तो रिलेटिव मोशन होने के चांसेस है या फिर हो ही रहा है रिलेटिव मोशन। तो जहां पर टेंडेंसी है वहां तो आप कह देंगे कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, और जहां पर एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा है वहां पर कह देना कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अपोज करेंगे इसको। और यहां पर मैंने इस चीज को हाईलाइट कर दिया आप लोगों के लिए, इस नोट्स को संभाल के रखना। इन द एब्सेंस ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को ही स्लिपिंग कहा जाता है।
दो सरफेसेस के बीच अगर रिलेटिव मोशन है इसका मतलब उनमें स्लिपिंग है। तो जहां स्लिपिंग हो गई है, ये एब्सेंस की बात कर रहे हैं कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, नो स्लिप वाली कंडीशन है, नो स्लिप कंडीशन, राइट। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैन वेरी फ्रॉम इट्स वैल्यू 0 टू द सम सॉर्ट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, 0 से कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये आप इसकी लॉ बोलते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अगर लग रहा है तो इसकी जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, मतलब ये वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है, ये 0 भी हो सकता है, और 0 से लेकर के टिल सम सॉर्ट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, बट वो मैक्सिमम वैल्यू प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आप यहाँ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 0 से लेकर के म्यू एस एन के सर बीच में कुछ भी। हाँ सर जी, बताओ बताओ बताओ। सर ये रिलेटिव मोशन को सर स्लिपिंग कैसे बोल सकते हैं? मतलब एक्चुअल रिलेटिव मोशन जो हो रहा है उसको स्लिपिंग कैसे बोल सकते हैं हम लोग? क्योंकि अगर मान लीजिए सर किसी वेज पे कोई आपके सिलेंडर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, और आपका वेज भी सर उस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है, और उसके ऊपर जो है वेज आपका चल रहा है, तो सर उसके रिस्पेक्ट में तो कुछ वेज की तो रिलेटिव मोशन होगा, लेकिन वो स्लिपिंग तो नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि मोशन, आपको मोशन नहीं देखना है, स्लिपिंग देखनी है। मैं तो ये तो बोल रहा हूँ आपसे नहीं कि नहीं सर, इसमें ऊपर पॉइंट लिखा है ना कि और द एक्चुअल रिलेटिव मोशन टेकिंग प्लेस, तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आपने बोला लगेगा, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन तो सिर्फ स्लिपिंग में लगता है। नहीं, तो मैं नीचे सेकंड नंबर पॉइंट पर हूँ ना, रिलेटिव मोशन का मतलब मैं स्लिपिंग और स्लिपिंग बोल रहा हूँ। एक्चुअल रिलेटिव मोशन की जगह आप कह सकते हो कि स्लिप हो रहा है वहां पर, मोशन हटा दीजिए, मैं ये तो समझा रहा हूँ आपको। ये तो मैंने पहला पॉइंट आपको लिखा है जो बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जो रिलेटिव मोशन आप कह रहे हो ना, उसका मतलब स्लिपिंग है, कि एक दूसरे के रिलेटिवली अगर आप चल रहे हो चलते रहिए, लेकिन अगर आप बिना फिसले हुए चलते हो, एक दूसरे को बिना रगड़े हुए चलते हो, तो वहां पर स्टैटिक लगाइएगा, और अगर आप स्लिप कर रहे हैं तो काइनेटिक लगाइएगा। मतलब इसीलिए ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मोशन से ज्यादा बेटर वर्ड फ्रिक्शन के लिए स्लिपिंग होना चाहिए। ज्यादा बेटर वर्ड आप ये कह दीजिए कि अगर स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, और स्लिपिंग नहीं हो रही है तो आप इसको कह दीजिएगा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। पॉइंट तुम्हारा जेन्युइन है कि भाई वेज के ऊपर सिलेंडर चल रहा है, तो वेज के रिलेटिवली सिलेंडर का मोशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब वहां पर थोड़ा सा हम रोलिंग के कंसेप्ट पर जाएंगे, अगर आप वो जानना चाहते हो तो उसका कंसेप्ट एक रोलिंग का है। देखो क्या है, मैं आपको बताऊं रोलिंग का कंसेप्ट क्या है। कि कोई सिलेंडर अगर चलता है ना, मान लो ग्राउंड के ऊपर, इसको हम बहुत डिटेल में तो नहीं ले पाएंगे लेकिन आप समझ लेना। रोलिंग मोशन में आप क्या कहते हो कि दो चीजें होती हैं, एक एंगुलर वेलोसिटी होती है और एक सेंटर की लीनियर वेलोसिटी होती है। रोलिंग मोशन में दो चीजें आती हैं। तो ये बताओ, क्या सिलेंडर सिलेंडर का हर पार्टिकल ग्राउंड के टच में है? फ्रिक्शन है कि कांटेक्ट फोर्स है? नो सर। फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है। जब ये हाँ, तो सिलेंडर का सही नो मतलब, तो आप क्या बोलोगे, सिलेंडर का कौन सा पॉइंट ऐसा है जो ग्राउंड को टच कर रहा है यहाँ सर पर? बॉटम मोस्ट पॉइंट। बॉटम मोस्ट पॉइंट, सिलेंडर का बॉटम पॉइंट टच कर रहा है इसको। और बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी, ये पता नहीं अब आपको याद है कि नहीं याद है, लेकिन अगर कोई बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होती है तो हम ये कहते हैं कि बॉटम पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। 0। तो फिर जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लगना है वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा है ना। बाकी पॉइंट से क्या मतलब है, बाकी पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में थोड़ी है, उन पर तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा। तो बाकी पॉइंट हवा में है, ग्राउंड के ऊपर है, वो कुछ हाइट पर है, वो सब मोशन में है, लेकिन उनमें उनके साथ ग्राउंड का कांटेक्ट नहीं है। और जिसके साथ ग्राउंड का कांटेक्ट है उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। तो ये एक एक सेपरेट टॉपिक बन जाएगा पूरा आपका, रोटेशनल मैकेनिक्स वाला टॉपिक बन जाएगा। बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये बोलूंगा कि आप रिलेटिव मोशन से ज्यादा आप ये समझो स्लिपिंग क्या होती है। स्लिप करना मतलब दो सरफेसेस एक दूसरे को रगड़े, स्क्रैच पड़े वहां पर, रगड़ खाना। जी सर, समझ गए सर। समझ गए पॉइंट, समझिएगा। और मैं बार बार इसीलिए सेकंड और थर्ड नंबर पॉइंट में मैंने क्लियर कर दिया कि अगर टू सरफेसेस आर इन द स्टेट ऑफ रिलेटिव मोशन और स्लिपिंग, स्लिपिंग हो दो सरफेस के बीच में, तब आप कह दीजिएगा कि उनमें काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अगर स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, नहीं हो रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो उसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू नहीं है, वो एक मिनिमम वैल्यू 0 से लेकर के और मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और इसके बारे में आपसे यहाँ लिखा गया था, इट डिपेंड्स व्हाट वी आर डूइंग टू द सिस्टम। सिस्टम की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, मतलब कई सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसको देकर के फ्रिक्शन देखा जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सिस्टम के कंस्ट्रेंट पे डिपेंड करता है। कंस्ट्रेंट का मतलब कि सिस्टम पर आपने कितनी फोर्स लगाई है, सिस्टम का मोशन किस तरफ हो रहा है, उसमें कौन कौन से पार्टिकल इन्वॉल्व हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर डूइंग, इसके कह रहे हैं।
और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अगर आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करोगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू एफ आर काइनेटिक, अगर कहीं पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता, इसकी एक यूनिक वैल्यू है, इट इज नॉट बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, फिक्स वैल्यू है, और उसको म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। एंड प्रैक्टिकली म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है कुछ। उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो न्यूमेरिकल्स में हम लोग भूल जाते हैं बीच बीच में, उसको हाईलाइट, उसको याद दिला। हाँ सर रिलेटिव मोशन की जगह रिलेटिव वेलोसिटी बोलना ज्यादा सही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, तो क्यों? बता रहा हूँ क्यों। देखिए फिजिक्स में जो मोशन वर्ड है ना, अगर आप मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ना तो मोमेंटम जो है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं ना। मोमेंटम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन बॉडी का। मोशन मतलब बेसिकली वेलोसिटी के लिए होता है। अगर आप बॉडी का मोशन कह रहे हो ना तो इसका मतलब वेलोसिटी। अगर कोई पूछे कि बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो आप क्या बताओगे? उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओगे या उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताओगे? सर वेलोसिटी। हाँ, तो अब इस बात को समझो। मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, आप सर्कुलर मोशन नाम में देखो ना, सर्कुलर मोशन, मोशन के आगे सर्किल लगा रखा है तुमने, यानी मोशन सर्किल पे हो रहा है ना। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो वेलोसिटी तो उसकी टेंजेंट के अलाउंग, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन पूछोगे तो सेंट्रीपिटल होगा, सेंटर की तरफ होगा। आ रही बात समझ में आपको? यस सर। तो अब ये बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, सेंटर की तरफ है या टेंजेंट की तरफ है? सर टैंजेंट की तरफ है। जी। तो मोशन वर्ड मतलब हमने कहा है बेसिकली वेलोसिटी के साथ, मोशन वर्ड मतलब वेलोसिटी, मोशन मतलब वेलोसिटी कहिएगा आप हमेशा। ठीक है पॉइंट? सर तो और मैंने पूछा था कि रिलेटिव मोशन की जगह अगर रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं तो क्यों नहीं नहीं बोला था? नहीं, तो उसमें गलती है ना, नहीं बता रहा हूँ क्या गलती है। अगर हम इस तरीके के वर्ड यूज कर देंगे, देखो हमारा काम तो चल जाएगा, लेकिन आगे कहीं पर हम अ, अभी के कंसेप्ट की वजह से आगे हम लोग हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए थोड़ा सा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बताना। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए, ये बताओ एक ब्लॉक रेस्ट पे है, तो ये बताओ इसके और सरफेस के बीच में क्या रिलेटिव मोशन है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इनके बीच में? इन दोनों के बीच सर जीरो रिलेटिव है। जीरो है। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो कह दोगे। ठीक है जी, रिलेटिव वेलोसिटी आप जीरो कह देंगे यहाँ पर कि रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हुई। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो है ही नहीं यहाँ पर। अब अगर आप इसके ऊपर फोर्स भी लगा रहे हो और उसके बाद भी ये रेस्ट पे है, तब आप क्या कहोगे? तब आप क्या समझ कहोगे? गया। है ना? मतलब ऐसा हो सकता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ना हो मेरे पास, लेकिन फोर्स लग रहा हो, यानी कि एक्सेलरेशन आ रहा हो उस टाइम पर। यस। ठीक है, और देखिए, और हाँ, बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। मतलब एक तरीके से ये भी आपके समरी नोट्स हैं, मतलब बहुत डिटेल में नोट्स नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतने से आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, मतलब जेई ओरिएंटेड सारा कुछ हो जाएगा। फर्स्ट, फोर्थ पॉइंट, डू नॉट फॉरगेट दैट फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल रिएक्शन, हमेशा परपेंडिकुलर है। उसके अलावा फ्रिक्शन हमेशा पेयर में आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ, दुनिया का कोई भी फोर्स होगा तो वो पेयर में ही आएगा एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के हिसाब से। तो इसका मतलब ये दोनों सर्फेसेस पे लगेगा, जो दो सर्फेस कांटेक्ट में है दोनों के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, किसी एक के ऊपर नहीं लगता, दोनों पे लगेगा एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के हिसाब से। उसके अलावा ये कुछ आपके जनरल नॉलेज टाइप के पॉइंट्स हैं कि ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, मतलब कि चार्जेस की वजह से लगता है, बॉडीज में जो चार्ज होते हैं, एटम्स और न्यूक्लियस के जो चार्जेस होते हैं उसकी वजह से लगता है। ठीक है, ये माइक्रो लेवल के पॉइंट्स हो गए, माइक्रो लेवल पॉइंट्स हो गए, बट इसको हम डिस्कस नहीं करते। मतलब फिजिक्स में दो तरीके की एनालिसिस होती है, एक बेसिकली आप एनालिसिस करते हो मैक्रो लेवल पर, और एक आप करते हो एटॉमिक लेवल पर जाकर के, जिसको कहते हो कि माइक्रो एनालिसिस क्या हो रही है, मतलब बहुत छोटे लेवल पे जाकर के एनालिसिस करना। तो माइक्रो लेवल की डिस्कशन फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में इसकी कोई बात नहीं होती है, मॉडर्न फिजिक्स में होती है ये सब। तो क्लासिकल फिजिक्स में इस पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे, बट सिर्फ जानने के लिए बता रहा हूँ आपसे कि एटॉमिक लेवल पर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ये इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, कि जो दो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे को लॉक कर देते हैं, जिस वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स है। एंड लास्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इन तीन बातों को अगर समझना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमें, मतलब थ्योरी में जाना पड़ेगा, फ्रिक्शन के माइक्रो लेवल थ्योरी में। और फिलहाल जेई जेई की प्रिपरेशन में इसका ऐसा कोई यूज है नहीं, तो इसको स्किप कर जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर।
चलिए अब कुछ एग्जांपल्स पे आइए। अटेम्प्ट टू सेट द ब्लॉक इन द स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट। फर्स्ट फिगर बताना, पहली वाली फिगर में, फर्स्ट फिगर में ब्लॉक रेस्ट पे है। जो आपकी फर्स्ट फिगर देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें ब्लॉक रेस्ट पे है। आप बताओ इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा फर्स्ट फिगर में, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लॉक में कितना फ्रिक्शन काम कर रहा होगा सर इसमें। 0। 0। समझ गए, ये वही पॉइंट हो गया। बॉडी रेस्ट पे होने से फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर कोई अटेम्प्ट नहीं किया ना आपने, रेस्ट पे पड़ी हुई है, नो फोर्स। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हम लोगों ने। सही, तो आपका आंसर सही है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे जब, नो एफ एक्सटर्नल, तो आप कह दीजिए फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, फिर फ्रिक्शन की वैल्यू 0। तो ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक है या काइनेटिक है? इनफैक्ट वैसे तो 0 है, बट फिर भी आप, हाँ फिर भी आप ये बोलोगे कि ये मिनिमम स्टैटिक फोर्स है। जी जी, मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ये, मिनिमम। इसीलिए कहा जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। 0 कब होगी? जब आपने कुछ किया ही नहीं, कोई अटेम्प्ट नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं लगाया बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी पड़ी है, पड़े रहने दो उसको। उसके बाद सेकंड फिगर में आप क्या कर रहे हो, इन द सेकंड फिगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाई सेकंड फिगर में, थोड़ा सा ज्यादा है ना, थोड़ा सा, मतलब पुश कर रहे हो, लेकिन आप देखो लिटिल, मतलब छोटा सा, हल्का सा पुश कर रहे हैं इसको। सपोज आप अपनी एक फिंगर से पुश कर रहे हो, अलमीरा को एक फिंगर से पुश करने की कोशिश करो, तो उस फिंगर में उतना ताकत ही नहीं लगेगी कि वो चल पाए। तो अब आप फोर्स लगा चुके हो, उसके बाद ब्लॉक डज नॉट मूव कह रहे हैं आप। दोनों जगह ब्लॉक एट रेस्ट है, यहाँ भी ब्लॉक एट रेस्ट है, यहाँ भी ब्लॉक एट रेस्ट है, बट फर्क है, पहले वाले कंडीशन में बिना किसी फोर्स लगाए हुए रेस्ट पे हो, और दूसरी कंडीशन में फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट पे हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लगेगा। और किस तरफ लगेगा, अगर आपको डायरेक्शन दिखानी हो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की, इस ब्लॉक के ऊपर अगर हमने राइट साइड पुश कर रखा है इसको, तो स्टैटिक, हाँ लेफ्ट बताइए। साइड लगेगा। जी, लेफ्ट साइड तो इसमें आप लेफ्ट साइड पर फ्रिक्शन फोर्स दिखाएंगे। इसमें लेफ्ट साइड पर आप कह दीजिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा लेफ्ट साइड पर, स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं उसको। स्मॉल एफ मतलब फ्रिक्शन, स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स से डिनोट कर रहे हैं। और कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, ब्लॉक एट रेस्ट पे है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। मान लो कि अगर आप, सर इक्वल होंगे। हाँ, कि अगर हमने कैपिटल एफ का फोर्स लगाया है, तो फ्रिक्शन और हमारे फोर्स के बीच में जो रिलेशन है वो है एफ इक्वल टू कैपिटल एफ, दोनों बराबर हो जाएंगे एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ, बॉडी रेस्ट पे है। और नॉर्मल एमजी भी होंगे, हालांकि नॉर्मल एमजी होंगे, अगर आप दिखाना चाहो तो नॉर्मल को ऊपर की तरफ दिखा सकते हो और एमजी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट बताना चाहेंगे, रोटेशनल मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे ना, तो एक और चीज करेंगे, एमजी और नॉर्मल बॉडी की सेंटर से पास नहीं कर रहे होंगे। दैट मीन्स इस चैप्टर में इसको हम एक पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं, क्यूब है, लेकिन क्यूब को हम ट्रीट करेंगे एज अ पार्टिकल। लेकिन रोटेशनल मैकेनिक्स में हम क्यूब को क्यूब ही मानेंगे, पार्टिकल नहीं मान सकते, मतलब उसकी डायमेंशंस होंगी वहां पर। तो जब क्यूब की डायमेंशंस हो जाएंगी रोटेशनल मैकेनिक्स में, तो फिर ये नॉर्मल एमजी और जो आप फोर्स लगा रहे हो और जो फ्रिक्शन है, इनका थोड़ा सा एक कंसिडरेशन करना पड़ता है कि ये कहाँ पर लग रहे होंगे। और वो बेसिकली एक टॉपिक कंसिडर किया जाएगा जिसको हम रोटेशनल मैकेनिक्स में करते हैं, टॉपलिंग वर्ड यूज करते हैं, टॉपलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो वहां पर एक सेपरेट कंसिडरेशन करेंगे। फिलहाल तो आप ये मान के चल रहे हो कि ये चारों फोर्सेस सेम पॉइंट पर लग रहे हैं, सेम पॉइंट पर, क्योंकि हमने बॉडी को पार्टिकल माना है। न्यूटन लॉ के अंदर हर एक बॉडी पार्टिकल मान ली जाती है, मतलब उसका साइज नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ आप, हाँ बताइए। सर फ्रिक्शन फोर्स को आप वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे कि नहीं? फोर्स है तो वेक्टर ही है, क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि ये हमेशा अपोजिट ही डायरेक्शन फोर्स के होता है, तो फिर गलत कर रहे हो आप। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि स्लिप करने की डायरेक्शन के अपोजिट होंगे, फोर्स के अपोजिट वर्ड मत यूज करो। जी सर। देखो मैं एक बार और बता दूं, सपोज करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बॉक्स एज अ बॉडी मानते हो, पार्टिकल नहीं मानते हो, एज अ बॉडी मानते हो, बॉडी का मतलब होता है जिसका साइज होता है कुछ, तो अगर बॉक्स को आप एज अ बॉडी मानेंगे तो अलग कंडीशंस हो जाती हैं, और बॉक्स को जब आप एज अ पार्टिकल मानते हैं तो अलग कंडीशंस हो जाती हैं। तो जब बॉक्स को आप एक बॉडी मानते हो, तो आपको कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देने वाली चीज होती है। पहला पॉइंट, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आप एमजी दिखाओगे। एमजी जो दिखाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको आप सेंटर ऑफ मास भी कभी कभी कहते हो, इसको मैं जी से डिनोट कर देता हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आप लोगों से मैं इसलिए डिस्कस कर सकता हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं ये पॉइंट्स बोल सकता हूँ, आप लोग समझ भी सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। उसके अलावा जो हमने फोर्स लगाई है वो
तो हमने फोर्स उस क्यूब के कौन से पॉइंट पर लगाई है ये मैटर कर जाएगा। हम अपना फोर्स क्यूब के एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पर लगा रहे हैं, तो वो मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूं। मान लो आपने जो फोर्स लगाया वो क्यूब के किसी पॉइंट पर लगाया और वो पॉइंट ग्राउंड से किसी हाइट पर है, मतलब ये हाइट h है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स भी लगाना है आपको। फ्रिक्शनल फोर्स बट ऑब्वियस है कि बैक साइड पर दिखाओगे। तो इसमें ना रोटेशनल मैकेनिक्स जब आप पढ़ोगे तो एक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा उस टाइम पर कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्रॉस नहीं करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से या तो वो राइट साइड लग रहा होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लेफ्ट साइड पर लग रहा होगा। और ऐसा क्यों होगा जानते हैं आप? ऐसा क्यों होगा मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा क्यों होगा देखिए। और मेरा पर्पस सिर्फ ये है आपको ये सब बताने का, क्योंकि अब आप जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो हो सकता है कि आपको ये सब चीजें बीच में कहीं मिल जाए। आप इसके न्यूमेरिकल को ऐसे लो, अगर मैं इस क्यूब को फॉरवर्ड पुश करूं, ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। ये एक्टिविटी आप घर पे करिए कि मान लीजिए इस क्यूब को अगर आप फॉरवर्ड पुश करें, लेफ्ट साइड से फॉरवर्ड पुश करिए ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ फॉरवर्ड पुश करो, तो इसके रोटेट करने के चांसेस किधर की तरफ होंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एक्टिविटी आप करके देख सकते हो। क्यूब नहीं है एंटी तो हाँ, क्लॉकवाइज। क्यूब नहीं है तो पानी का ग्लास होगा, पानी का ग्लास रख लो। पानी के ग्लास को आप टॉप साइड से अपनी फिंगर से पुश करो, ग्लास रखिए, उसको उसको बिल्कुल ग्लास का जो टॉप पॉइंट है ना वहां पर फॉरवर्ड पुश करो। तो बताओ आप क्या हो रहा है, ये इसके चांसेस क्या है रोटेट करने के? किस तरफ रोटेट करेगा? जिस तरफ आप पुश कर रहे हो उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, या जिस तरफ आप पुश कर रहे हो उसके अपोजिट साइड पर रोटेट कर जाएगा वो? मतलब तो अगर हम जिस तरफ पुश कर रहा हूँ उसी तरफ करेगा। बहुत प्रैक्टिकल कॉमन, मतलब ये चीज ऐसे रोटेट कर जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अगर रोटेट करेगी तो इसी तरीके से तो करेगी ना। पहले आपने इसको ग्राउंड पे रखा था, यस सर। रोटेट करने का मतलब ये ऐसे हो जाएगा। तो होगा क्या कि जब आप इसको पुश करोगे ना तो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन ग्राउंड से अपना कांटेक्ट ब्रेक कर देगा, राइट वाला पोर्शन ग्राउंड के कांटेक्ट में हो जाएगा। लेफ्ट साइड से कांटेक्ट ब्रेक होने लगता है और राइट साइड पर कांटेक्ट बनने लगता है ज्यादा। मतलब एक्चुअली जब हम इसको पुश करते हैं तो जो कांटेक्ट है वो राइट साइड पर ज्यादा कांटेक्ट बनता है कंपैरिजन टू द लेफ्ट साइड। नहीं यार, ये बात ठीक समझ में आई वाली? समझ रहे सर। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी के राइट साइड की तरफ होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लेफ्ट साइड की तरफ होगा? राइट साइड। हाँ, तो ये राइट मतलब नॉर्मल दिखाइए, लेकिन नॉर्मल को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के राइट साइड पर दिखाएंगे। ये कंसेप्ट हम टॉपलिंग वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे। सर जी सर अभी हम लोग को सर कांटेक्ट फोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? कांटेक्ट फोर्स तो पढ़ रहे हैं यार, ये नॉर्मल वगैरह। नहीं मतलब जैसे सर एक वो होता है ना सर, नॉर्मल और फ्रिक्शन सर कंपोनेंट होते हैं सर, नहीं वो अभी पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है। हाँ अभी पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे। ये पहले बात आपको समझ में आई कि अगर आप नॉर्मल फोर्स जो दिखाओगे, अगर आप बॉक्स को बॉडी मानते हो तब आप नॉर्मल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के राइट साइड पर दिखाएंगे। लेकिन अगर आप यस सर। बॉक्स को पार्टिकल मानते हो तो आप नॉर्मल और ग्रेविटी एक दूसरे के अपोजिट दिखा दो, एक ही पॉइंट पर दिखा दीजिए। एज अ पार्टिकल में तो सब कुछ एक पॉइंट पर हो गया। और फ्रिक्शन फोर्स जब दिखाएंगे तो किधर दिखाएंगे? तो वो फ्रिक्शन फोर्स जिस पॉइंट पर नॉर्मल लगा है ना उसी पॉइंट से फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, एग्जैक्टली सेम पॉइंट से फ्रिक्शन भी सेम पॉइंट पर लगेगा जहां से नॉर्मल लगाया आपने। ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। तो ये हम दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपकी जस्ट नॉलेज के लिए बताया है मैंने कि कहीं अगर आप इधर उधर रेफरेंस ले रहे हो तो आपको ऐसा ना लगे कि हमें गलत पढ़ाया जा रहा है। आपको गलत नहीं पढ़ाया जा रहा। बेसिकली हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो बॉक्स एज अ पार्टिकल मान के पढ़ा रहे हैं, और आगे जब आप पढ़ोगे तो बॉक्स एज अ बॉडी मान के पढ़ोगे। तो जब बॉडी मान लेंगे तो हमको फिर बताना पड़ता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी से शिफ्टेड होता है, थोड़ा सा राइट होता है या फिर थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर जाएगा। डिपेंड करता है कि आप उसको किस डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पुश करेंगे बॉडी उसी डायरेक्शन में टॉपल करने का चांसेस होते हैं। और अकॉर्डिंगली नॉर्मल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो तो ऊपर होगी, डायरेक्शन तो ऊपर होगी, लेकिन उसकी लोकेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कुछ राइट साइड की तरफ होगा। और ये सब मिल करके आपस में एक दूसरे का टॉर्क बैलेंस कर देते हैं बेसिकली। तो अगर टॉर्क सर का तो ये वाली जो चीज है ये तो सेकंड वाले फिगर में हुई जो अभी मतलब टॉपल्ड फिगर है। फर्स्ट वाला फिगर है सर, उसमें नॉर्मल और एमजी बराबर ही हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे हाँ ये एक पॉइंट ही बिल्कुल पॉइंट पे। बिल्कुल नहीं होगा। देखिए फर्स्ट फिगर में हम क्या कह रहे हैं ना कि एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप इसको रखते हो यहाँ पर आपको लग रहा है कि हमने टॉप मतलब हमने फोर्स लगाया लेकिन बॉडी टॉपल तो हुई नहीं। आप ये कह रहे हो ना कि फोर्स लगाया लेकिन बॉडी टॉपल नहीं हुई, ये कह रहे चाहते हो आप?
लेकिन देखो होता क्या है, टॉपलिंग के चांसेस किस तरफ है, अच्छा ये बताओ, टॉपल नहीं हुआ लेकिन टॉपलिंग के चांसेस किधर है? राइट सर साइड, एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड। क्लॉकवाइज। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, मान लो कि लेफ्ट साइड से भी नॉर्मल लगेगा, राइट साइड से भी नॉर्मल लगेगा। तो अगर आप अपना फोर्स बढ़ाते चले जाओ, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते चले जाओ, तो कभी ना कभी तो टॉपल करेगा ये, कभी ना Yes, sir. कभी। और टॉपल करने का मतलब Yes, क्या sir. है? टॉपल करने का मतलब एक साइड से आप अपना कांटेक्ट लूज कर रहे हो और एक साइड से आप अपना कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो। ये तो मतलब वो टॉपल करने का, एक तरफ से कांटेक्ट छोड़ना और एक तरफ से कांटेक्ट बने रहना। तो अगर हमारे फोर्स बढ़ाने के साथ साथ एक स्टेज पर ये बॉडी टॉपल कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था वो आपके फोर्स बढ़ाने के साथ साथ कम होता जा रहा था, और कम होते 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 एक टाइम ऐसा आया जब वहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 हो चुका है। अब आप कह दोगे कि यहाँ से कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है। लेफ्ट साइड पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो रिड्यूस करने लगता है और राइट साइड पर नॉर्मल फोर्स इंक्रीज करने लगता है। कहने का मतलब यह है कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, वो एक पॉइंट फोर्स नहीं है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सरफेस के ऊपर। और अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूशन को और समझना चाहते हो, बट उसके लिए फिर रोटेशनल मैकेनिक्स तक का वेट करिए, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, उसका वेट करो तब ज्यादा बेटर तरीके से मैं समझा पाऊंगा। बट फिलहाल यहाँ पर आप, हाँ जी बताओ। सर जब टॉपल थोड़ा हो गया होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा घूम गया होगा सर, तो जैसे एक पॉइंट होगा कांटेक्ट में एक में ब्लॉक बच्चा क्यूब बच्चा का एक ग्राउंड। बच्चा एक में बता दे पहले ये क्या होता है, मैं ये बस आपके आंसर पे आ जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा। देखिए इनका पॉइंट है कि जब हम इसमें फोर्स लगाते हैं, जब आप यहाँ पर फोर्स एफ लगाओगे, तो रियलिटी में क्या होता है कि फ्लोर पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप दोनों पैरों से जमीन पे खड़े हैं तो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन से पैर पे लग रहा होगा? अगर आपके दोनों पैर जमीन पे हैं तो सर सोचिए, दोनों पे लग रहा होगा। आप सोच के बताओ, आपकी बॉडी का वेट कौन सा पैर बैलेंस कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? सर दोनों। दोनों। यानी आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। लोड sir. डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यस सर। अब अगर आप एक पैर हवा में कर लो और एक पैर जमीन पर रखो, पनिशमेंट मिल गई मान लो, तो तब भी आप बैलेंस कर लेते हो अपने आप को। भाई लोग सिंगल सिंगल एक पैर पे भी तो खड़े हो जाते हैं। जी सर, यस सर। तो आपकी बॉडी का वेट कहाँ चला गया अब? एक पैर पे सर कॉन्सेंट्रेट एक ही पैर पे चला गया। तो पहले दो पैरों पे डिस्ट्रीब्यूट था, अब एक पैर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। टेबल का क्या कंसेप्ट है? टेबल में 4 पाए लगाए जाते हैं। आगे इसकी फिगर्स है मेरे पास, कि आगे इस तरीके की फिगर्स है, जैसे ये टेबल है तो टेबल के ऊपर ये 4 डंडियां होती है ना, 4 पाए होते हैं इसके। तो सारा का सारा लोड इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, मतलब हम क्या करते हैं, फोर्स को 4 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। ह्यूमन बॉडी में अपनी बॉडी का वेट आपने 2 पैरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक पैर के ऊपर लोड कम आएगा। ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी की जो बेस है ना, उस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बॉडी के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, लेफ्ट साइड पर कम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जैसे जैसे आप राइट साइड जाते हो नॉर्मल फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होने लगती है। तो राइट साइड नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा है और लेफ्ट साइड नॉर्मल की वैल्यू कम है। इस तरीके से नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इधर हम कम सर नॉर्मल तो जब एक पॉइंट पे टच करेगा सर, नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर तो होगा नहीं? होगा परपेंडिकुलर ही, क्योंकि सरफेस तो नीचे फ्लैट है ना। वो तो फिर वो वाला केस नहीं आ जाएगा, एज और सरफेस वाला कॉन्टेक्ट पहले डिस्कस हो चुका है कि अगर एक क्यूब का एक एज सरफेस के कॉन्टेक्ट में जाएगा ना, इस क्यूब को ये अगर, यस सर, यस सर। तो याद करिए वो नॉर्मल वाला जो लेक्चर था जिसमें आपको डायरेक्शंस बताई गई थी कि जब किसी एक बॉडी का एज हो और दूसरी बॉडी सरफेस हो, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके परपेंडिकुलर दिखाते हो आप? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। यस सर। ये बात समझो, मैं क्या कर रहा हूँ कि बॉडी मानने पर आपको बहुत डिटेल में घुसना पड़ेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मोबाइल टावर के सिग्नल की तरह हो जाते हैं, छोटी डंडी बड़ी डंडी उसके बड़ी डंडी। तो ऐसे करके नॉर्मल फोर्स, मतलब राइट साइड पर नॉर्मल ज्यादा है, लेफ्ट साइड पर नॉर्मल कम है, और आप कैपिटल एफ को जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाओगे, राइट साइड नॉर्मल उतना बड़ा होता चला जाएगा और लेफ्ट साइड का नॉर्मल उतना छोटा होता चला जाएगा। और ज्यादा फोर्स बढ़ाएंगे, राइट वाला नॉर्मल और ज्यादा हो जाएगा, लेफ्ट वाला और छोटा हो जाएगा, और एक स्टेज आएगी जब लेफ्ट साइड का नॉर्मल छोटा होते होते 0 बन जाएगा। तो वहीं से बॉडी क्या कर जाएगी, राइट वाले कॉर्नर के अबाउट
टॉपल कर जाएगी। इसको कंडीशंस ऑफ टॉपलिंग कहते हैं। मतलब टेंडेंसी ऑफ कांटेक्ट और टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट को कंसीडर करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो मतलब ये चाहे वो हो रहा हो या ना हो रहा हो फिर भी। राइट, बिल्कुल ये रियलिटी है। लेकिन ये सब जानते हो क्यों अभी आप इस चैप्टर में इग्नोर इसलिए कर पाते हो क्योंकि आप क्यूब को क्यूब मानते ही नहीं हो, आप कहते हो वो पार्टिकल है। तो फिर ये सारी बात खत्म हो जाती है हमारी। जब पार्टिकल मान लिया तो इतना डिटेल में हम क्यों जाएं। लेकिन जैसे ही आप रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हो तो फिर कहा जाता है कि पिछले चैप्टर में तो हमने गलत पढ़ाया था आपको। तो हमने गलत कहीं कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोक्सीमेशन क्या है। अगर आप बॉडी को पार्टिकल मान रहे हैं तो आप नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी बातें भूल जाओ, और अगर आप उसको बॉडी मान रहे हो तो फिर उसको याद रखना पड़ेगा। फिर तो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं इसके ऊपर। क्लियर हुआ आपका ये पॉइंट? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स ये समझ में आ गया, पूरे पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस सर। देखिए Yes. कुछ हाँ, तो इसको रोटेशनल मैकेनिक्स में बहुत डिटेल में जाएंगे, पहले बता दे रहे हैं आपको। अभी आप लोग को बताने का रीजन ये है कि आप किसी असाइनमेंट को कर रहे हो, कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हो और अचानक से ये सब चीजें मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, आप रोटेशनल मैकेनिक्स में कर लेंगे हम लोग। एनीवे, हमने यहाँ पर क्या किया, और ज्यादा पुश किया इसको। मतलब पहले लिटिल मतलब थोड़ा सा था, नाउ मोर, ज्यादा पुश कर रहे हो आप इसको। पहले थोड़ा सा पुश किया था, अब बढ़ा दिया उसका, अब और ज्यादा पुश कर दिया। और एक ऐसी स्टेज पर आ गए जहां पर बॉडी अब क्या करने वाली है, मतलब आप एक ऐसी स्टेज को रीच कर चुके हो जहां पर बॉडी अब चलने वाली है। चलने वाली का मतलब बेसिकली ये कंडीशन हो जाती है। चलने वाली का मतलब जस्ट स्लिप कंडीशन पे आ गए आप, जस्ट स्लिप कंडीशन कि बस अब चलने वाले हैं। और जस्ट स्लिप कंडीशन का मतलब आप कहते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन हैज रीच द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। यानी कि थर्ड फिगर में भी आपको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो लेफ्ट साइड पर, इधर फ्रिक्शन दिखाइए। लेकिन ये फ्रिक्शन अब आपकी मैक्सिमम वैल्यू पर आ चुका है, मैक्सिमम फ्रिक्शन आप दिखा सकते हो यहाँ पर। इसके बाद अब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा नहीं, स्टिल ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, अभी भी ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। और अब इसकी वैल्यू जब दिखानी होगी तो आप कहोगे म्यूएस मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, इंक्रीज कर गई, और इंक्रीज करते करते एक मैक्सिमम वैल्यू तक रीच कर चुके हो। मैक्सिमम वैल्यू म्यूएस इनटू एन है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस न्यूमेरिकल में क्या होगा तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। बॉडी का नॉर्मल और बॉडी की ग्रेविटी को मिला करके आप उसका निकाल सकते हो कि इस न्यूमेरिकल में एन और एम बराबर है। तो यहां तक मुझे आप ये बताओ, इस पूरी बात को अगर आप समझे हो तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं और जो फ्रिक्शन लग रहा है इनके बीच में कैसा ग्राफ बन रहा है यार? जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो और जो फ्रिक्शन लग रहा है इनके बीच में किस तरीके का ग्राफ बन रहा है? मतलब अगर आप वर्टिकल एक्सिस पर फ्रिक्शन फोर्स को, वर्टिकल एक्सिस पर फ्रिक्शन दिखाइए, एफ मतलब फ्रिक्शन वर्टिकल एक्सिस पर, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप कैपिटल एफ लगा दीजिए, मतलब जितना आप उस बॉडी को पुश कर रहे हो, तो किस तरीके का ग्राफ हो रहा है? एफ लीनियरली बढ़ेगा। एफ इक्वल टू एफ है, मतलब जितना ज्यादा आप इसको समझो ना। सबसे पहले स्टार्ट करते समय क्या था, हमने कोई पुश नहीं किया इसको, तो वहां पर 0 फ्रिक्शन है। फिर जैसे आपने थोड़ा सा पुश किया तो फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन भी लिटिल होगा। आप ज्यादा पुश करोगे तो फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा। तो ये दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं, बिगर एंड बिगर वाली बात होगी कि फ्रिक्शन गेट्स बिगर एंड बिगर। तो ग्राफ सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे। इसमें अगर आपको ग्राफ दिखाना तो आप एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे दिखा दीजिए। लेकिन ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा हमेशा, मतलब कहाँ तक इंक्रीज करेगा? म्यूएस एन तक। म्यूएस एन तक। जब तक कि फ्रिक्शन अपनी हाईएस्ट वैल्यू म्यूएस एन को टच नहीं कर जाता, वहां तक। उसके बाद इसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप इस जो यहाँ पर कंडीशन है ना मोर पुश के बाद, इसके बाद थोड़ा और कर दो, यहाँ पर तो अब आप अबाउट टू मूव की कंडीशन पे हो, थोड़ा सा और कर देते हैं। फर्स्ट फिगर पे आइए, फर्स्ट फिगर पे थोड़ा सा और करेंगे इसको। जितना पहले पुश किया था जहां पर बॉडी बस चलने वाली थी उससे थोड़ा ज्यादा क्या बना देखो आप, लिटिल मोर पुश। मतलब देखिए पहले आपने ये मोर पुश मतलब पहले वाला केस था जहां पर बॉडी चलने वाली थी, उससे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। क्या कंडीशन होगी यार? थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दें अगर, तो एफ ज्यादा लगा दें, चलेगा बॉडी? नहीं तो चलेगा। मूव करने लगेगा। यानी ये ब्लॉक मोशन में आ चुका है, यानी इसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना एक्सेलरेशन आ जाए? अच्छा, और जब ये मोशन में आ जाएगी तो आप कह देना कि अब इसके ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी काइनेटिक वाली, एफ आर काइनेटिक, फ्रिक्शन काइनेटिक। और इसकी एक फिक्स वैल्यू है विच इज प्रोपोर्शनलिटी म्यू के लगाओगे मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ऐसे में आप ये बता पाओगे कि इस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन होगा यार?
अगर कोई F पूछे कि माइनस म्यू के एन F माइनस म्यू के एन इक्वल टू सिंपल अपॉन एम कर देंगे सर, आ जाएगा उससे। हाँ, F और माइनस म्यू के एन डिवाइडेड बाय m। अब क्या n बराबर mg होगा? जी सर। सर हमेशा होगा। हमेशा हमेशा नहीं होगा, लेकिन इस हर केस में होगा। हाँ, तो इसकी आदत, हाँ इसको ध्यान रखो, क्योंकि क्या होता है ना कि न्यूमेरिकल करते करते हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं और हम लोग की इतनी हैबिट पड़ जाती है कि नॉर्मल देखते ही आप mg कर देते हो उसको। ये हमारी हैबिट पड़ जाती है कि नॉर्मल देखा नहीं कि उसको mg बोल दिया। तो भैया नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये डिपेंड करता है कि जिस सरफेस पर आपने उसको रखा है वो सरफेस कैसी है। अगर ये ग्राउंड है तब तो n इक्वल टू mg कर दो, और अगर यही सरफेस किसी लिफ्ट का सरफेस है जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो, तो ये सरफेस मान लो किसी लिफ्ट का सरफेस है किसी तो अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सूडो फोर्स आ जाएगा। तो जहां पर, हाँ, तो स्यूडो फोर्स नीचे आ जाएगा, तो mg के साथ ma भी आ जाएगा फिर। यस सर। मतलब कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल करते नॉर्मल बढ़ वक्त, जाएगा। जी न्यूमेरिकल करते वक्त थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मतलब ये आदत ना बनाओ कि नॉर्मल mg होता है, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल के गलत होने के पॉइंट्स हैं। सही करने का तो एक ही रास्ता है, गलत करने के इनफाइनाइट रास्ते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को सही आंसर लाना है तो उसका एक रास्ता होगा या दो रास्ते होंगे, मतलब एक या दो सोल्यूशन हो सकते हैं। गलत करने के तो पता नहीं कितने कितने तरीके हैं ना, कि हम नॉर्मल गलत पुट कर दे रहे हैं, डायरेक्शन फ्रिक्शन की गलत लगा रहे हैं। तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको कि क्या गलतियां कहां से होती है हमारी। अब एक और कंफ्यूजन वाला पॉइंट है जो नीचे वाले फिगर में मैं इलस्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। एक और कंफ्यूजन पॉइंट है कि चलो बॉडी मोशन में आ गई, एक्सेलरेट भी कर गई, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बॉडी चली, रेस्ट पे आई, चलने लगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो आपने इस लिटिल मोर पुश के बाद जब बॉडी को एक्सेलरेट कर दिया, तो कुछ देर चलने के बाद, मान लीजिए डी डिस्टेंस आगे जाने के बाद आपने वो अपना पुश जो है वो रिमूव कर दिया। मतलब जिस फोर्स के साथ आप उस बॉडी को धक्का दे रहे थे एफ, ये एफ हटा दिया आपने। तो अब इसके बाद कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? बॉडी को आप मोशन में ले गए और उसके बाद वो जो फोर्स कैपिटल एफ जिसके थ्रू उसको धक्का दिया था, उस फोर्स को आपने विड्रॉ कर दिया, हटा दिया वहां से। सर तो जब छोड़ देंगे सर तो वो काइनेटिक लगेगा सर, ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा लेकिन। राइट। क्या कुछ लोग ये समझते हैं कि अब स्टैटिक लग जाएगा, कुछ लोग ये समझते हैं, हाँ स्टैटिक नहीं लगेगा, क्योंकि बॉडी तो मोशन में आ चुकी ना। अब बॉडी मोशन में आ चुकी है। जब आपने किया था शुरुआत में बॉडी रेस्ट पे थी, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, लेकिन आप उसको कुछ डिस्टेंस तक, मान लो डी डिस्टेंस तक आप उसको धक्का दे रहे थे, तो डी डिस्टेंस तक आपने पुश किया, बॉडी में वेलोसिटी आ चुकी है, और अब अगर आप अपना पुश रिमूव करते हो तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक नहीं लगेगा इस केस में। क्योंकि यहां तक आते आते इस बॉडी ने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर चुकी होगी, और ये वेलोसिटी कितनी होगी ये निकाला जा सकता है कि डी डिस्टेंस पुश करने में उस बॉडी ने क्या वेलोसिटी एक्वायर की होगी। क्योंकि जब आप मान लो कैपिटल एफ से इसको पुश कर रहे थे और पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था म्यू के इनटू एन वाला, तो आप इससे ये तो निकाल सकते हो ना कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनेगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम चल जाए और डी डिस्टेंस आगे बढ़ गए तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हम काइनेमेटिक्स से निकाल सकते हैं। काइनेमेटिक्स से फाइंड आउट कर सकते हो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे, प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन जो कि कैपिटल एफ माइनस म्यू के एन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास एक्सेलरेशन, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। कर सकते हैं, इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने आपसे क्या कहा है कि ब्लॉक विल स्टिल कंटिन्यू द मोशन अंटिल इट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन, बट कौन सा फ्रिक्शन? ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। हाँ, स्टैटिक नहीं लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वेलोसिटी, हाँ एक बार बॉडी मोशन में आ चुकी है और उसके बाद अगर आप अपना फोर्स हटा देते हो, देखिए दो बातें समझिए दो बातें आप समझो बोलो ध्यान से। यहां पर क्या था, फर्स्ट फिगर में भी हमने कोई फोर्स नहीं लगाई है, हमने फर्स्ट फिगर में कोई फोर्स लगाई नहीं है, लेकिन इस समय बॉडी रेस्ट पे है तो हम कह रहे हैं जीरो फ्रिक्शन। बॉडी रेस्ट पे है, आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो जीरो, और यहां पर भी हमारा कोई फोर्स नहीं है, स्टिल हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अब फ्रिक्शन लगेगा ना यार, क्योंकि अब बॉडी रेस्ट पे नहीं है। अब ये बॉडी कौन सी स्टेट में चल रही है, मतलब वेलोसिटी एक्वायर कर चुके हो आप, तो भले आप बाहर से फोर्स लगाइए चाहे ना लगाइए, फ्रिक्शन फोर्स कंटिन्यू रहेगा।
म्यू के इनटू एन लगता ही रहेगा इसके ऊपर, और ये बॉडी कुछ ना कुछ आगे जाकर के स्टॉप कर जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना डिस्टेंस और आगे जाकर के स्टॉप करेगी, मान लो डी डैश डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो ये कैसे निकालेंगे, डी डैश डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कितना और आगे जाकर के स्टॉप कर जाएगी बॉडी? तो फिर से काइनेमेटिक्स लगाओगे, v पता चल जाएगा और सर एक्सेलरेशन v निकाल जो लेंगे है वो नेगेटिव u हो डायरेक्शन में। जाएगा। हाँ मतलब ये जो यहाँ पर जो v निकाला है वो अगले पोर्शन के लिए एज ए इनिशियल वेलोसिटी काम कर जाएगा और फाइनली बॉडी स्टॉप कर जाएगी। तो फिर से 0 स्क्वायर बराबर अब की बार इनिशियल वेलोसिटी को v स्क्वायर मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस 2, और एक्सेलरेशन में अब आपने ये कैपिटल F तो हटा दिया, अब कैपिटल F लगना बंद हो चुका है, तो सिर्फ माइनस म्यू के एन बचा डिवाइडेड बाय मास और नई डिस्टेंस डी डैश। देखिए मोशन में आने से पहले अगर आप अपना फोर्स नहीं लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 0, मोशन में आने के बाद अगर आप अपना फोर्स हटाते हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा जब तक कि मोशन स्टॉप नहीं हो जाता। आ रही बात समझ में आपको ये चीज? यस sir. सर। ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लाइंड प्लेन एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट। 3 फिगर्स बनाई हैं, ठीक है, 3 फिगर्स आप लोग के लिए ड्रॉ करके लाया हूँ। पहले में लेस इंक्लाइंड प्लेन है, लेस इंक्लाइंड प्लेन, दूसरा थोड़ा सा मोर इंक्लाइंड प्लेन एंड लिटिल मोर इंक्लाइंड प्लेन। 3 केसेस है, मतलब छोटा एंगल है, फिर थोड़ा सा ज्यादा एंगल है, फिर उससे ज्यादा एंगल है। छोटे एंगल पे कहा जा रहा है कि ब्लॉक रेस्ट पे है, मोर इंक्लाइंड प्लेन में ब्लॉक एट रेस्ट बट अबाउट टू मूव है, चलने वाला है अब ये, और लिटिल मोर इंक्लाइंड प्लेन में बॉक्स मोशन में आ चुका है। 3 स्टेजेस हैं इसकी। देखिए बॉक्स एट रेस्ट है, क्या इस पर फ्रिक्शन लगेगा? अब मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और इंक्लाइंड सरफेस पे क्या फर्क होता है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक एट रेस्ट है और आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो हमने सर कहा है, लगेगा। हमने कहा फ्रिक्शन 0 है। हाँ, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पर अगर बॉक्स रेस्ट पे है एंड हम में से कोई, मतलब वी आर नॉट पुलिंग द बॉडी और वी आर नॉट पुशिंग द बॉडी, हम कुछ नहीं कर सर रहे, mg sin थीटा की वजह से लगेगा। हाँ, लेकिन तब भी फ्रिक्शन लगेगा, हम कुछ करें ना Yes, करें, sir. फ्रिक्शन तब भी लगता रहेगा क्योंकि अर्थ पुल कर रही है। एक इनविजिबल फोर्स अर्थ की वजह से तो दिखाओगे आप, ग्रेविटी की फोर्स, और ग्रेविटी का कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे इधर की तरफ, और एक कंपोनेंट हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ दिखाएंगे। तो एक नीचे वाला कंपोनेंट आप कहते हो कि mg cos थीटा और यहाँ पर mg sin थीटा है, मतलब यहाँ पर तो एक नेचुरल पुल है, आप ना करो कोई बात नहीं, नेचर पुल कर रहा है उसको, नेचुरल पुल बाय ग्रेविटी। तो हमने नहीं किया लेकिन कोई और कर रहा है, अर्थ कर रही है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट जाना ही जाना है, 100% जाएगा। यानी आप क्या बोलोगे, इस बॉडी में बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ऐसे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसको एज अ पार्टिकल मानते हो तो फोर्सेस कहीं पर भी ड्रॉ कर दीजिए, लेकिन अगर आप इसको बॉडी मानेंगे तो फिर ये ध्यान देना पड़ता है कि नॉर्मल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं जाएगा, वो कहीं और पॉइंट से जाएगा, और mg सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आना चाहिए। वो तब होता है जब इसको बॉडी मानेंगे तब, अभी फिलहाल पार्टिकल मान रहे हो। क्या रिलेशन होगा इन फोर्सेस में भाई, इन फोर्सेस में क्या रिलेशन होगा, ये जो फ्रिक्शन है इसमें क्या रिलेशन होगा? तो mg sin थीटा के बराबर होगा यार। हाँ, मतलब ये, और ये फ्रिक्शन है स्टैटिक, बिकॉज बॉडी मोशन में नहीं है अभी, मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। तो आप ये बोलोगे कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी रेस्ट पे है, तो सारी फोर्सेस बैलेंस कर दीजिए। सिंस द बॉडी इज एट रेस्ट, बैलेंस ऑल फोर्सेस, Fr बराबर mg sin थीटा, और नॉर्मल बराबर हो जाएगा यहाँ पर mg cos थीटा। ये फर्स्ट केस का आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में जहां पर ज्यादा फोर्स लगाई हमने, सब कुछ आइडेंटिकल तरीके से चलेगा, इसमें भी सेम चीजें होंगी, mg का कंपोनेंट इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये सब कुछ वैसे ही लगेगा, लेकिन इसमें एक फर्क आएगा। बता सकते हैं क्या फर्क आएगा? ये mg sin थीटा कह रहे हो, इधर mg cos थीटा, जरा जल्दी से बता दे आप लोग। तो मैक्सिमम वाले केस है ये, इसमें आपका मतलब नॉर्मल के बराबर वाला जो लगेगा। हाँ, मतलब फ्रिक्शन अभी भी स्टैटिक है, लेकिन आप कह सकते हो कि ये अभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ चुका है, रीच द मैक्सिमम वैल्यू, तभी आपका बॉडी cos थीटा के बराबर इसको कर देंगे, उससे हो जाएगा। जी जी, दोनों से करेंगे। देखिए अगर आप सिंस बॉडी रेस्ट पे है तो आप इस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो आप कहोगे कि फ्रिक्शन की वैल्यू, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा, एंड सिंस फ्रिक्शन इज मैक्सिमम आल्सो, मैक्सिमम भी है,
तो हम ये भी कहेंगे कि यही फ्रिक्शन बराबर होना चाहिए म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल के। दोनों बातें होनी चाहिए ना यहाँ पर। देखिए पहले वाले केस में फ्रिक्शन mg sin थीटा है, लेकिन फर्स्ट केस में आप ये नहीं कह सकते कि फ्रिक्शन बराबर म्यू एस एन होगा, ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन म्यू एस एन से कम है। फ्रिक्शन स्टैटिक है बट ये लेस देन मैक्सिमम वैल्यू है। तो म्यू एस एन फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी बताता है, म्यू एस एन फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू बताते हो आप कि मैक्सिमम इतना हो सकते हो आप। तो जब फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं होगा उस टाइम पर आप फ्रिक्शन को म्यू एस एन के बराबर नहीं कर सकते, उससे लेस करो आप, और तब आप न्यूटन लॉ फॉलो करिए फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट लॉ, बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्सेस बैलेंस कर देंगे हम उसमें, बट उसको म्यू एस एन से कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड केस में आप न्यूटन लॉ से भी कर सकते हो और म्यू एस एन से भी कर सकते हो, दोनों बातें हैं। न्यूटन लॉ इसलिए क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, इसलिए न्यूटन लॉ फॉलो हो रही है, और मैक्सिमम इसलिए क्योंकि बॉडी चलने वाली है, अबाउट टू मूव की कंडीशन पे आ चुके हैं, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो ये दोनों बातें, मतलब ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होल्ड कर रही हैं, और जब ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली होल्ड कर रही हैं तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि mg इंटू साइन थीटा बराबर म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा होती है। तो इससे आप वो एंगल थीटा निकाल सकते हो जहां पर ये स्लिप करने की कंडीशन में आ जाएगा। और कितना आएगा अगर ये एंगल थीटा को कैलकुलेट किया जाए तो, इस अगर एंगल को कैलकुलेट किया जाए ना इस पूरे tan प्रोसेस theta में, is equal tan theta is equals to mu s. हाँ, तो tan थीटा मतलब tan इनवर्स म्यू एस बेसिकली वो एंगल आता है, और ये थीटा को हम बेसिकली क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। मतलब आप इससे ज्यादा अगर आपने इंक्लाइंड किया तो बॉडी स्लिप कर जाएगी, और इसी को एंगल ऑफ रिपोज कहा गया है। एंगल ऑफ रिपोज, हाईएस्ट वैल्यू tan इनवर्स म्यू एस को ही एंगल ऑफ रिपोज कहा गया है। हाईएस्ट इंक्लिनेशन अप टू विच द बॉडी कैन स्टे एट रेस्ट ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। कितने मैक्सिमम एंगल तक बॉडी उस इंक्लाइंड सरफेस पर रुकी रह सकती है बिना फिसले, ज्यादा एंगल पर नीचे फिसल जाएगी वो, तो बिना फिसले बॉडी वहां रुकी रहे, इसके लिए हाईएस्ट पॉसिबल एंगल कर सकते हो आप tan इनवर्स म्यू एस, जिसको नाम दिया गया है एंगल ऑफ रिपोज का। उससे ज्यादा एंगल पर, अगर उससे ज्यादा एंगल पर गए तो बॉडी स्लिप कर जाएगी। बॉडी स्लिप करने का मतलब अब आप यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स दिखाना स्टार्ट कर दोगे? जैसे ही बॉडी स्लिप कर गई तो आप यहाँ फ्रिक्शन दिखाइए, काइनेटिक, लेकिन अब काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब आप, हाँ सही है, काइनेटिक दिखाएंगे, और उसके बाद इसकी कैलकुलेशंस करने के लिए आप बताओगे कि बॉडी कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होगी। मतलब इधर mg sin थीटा दिखा दिया आपने, mg sin थीटा माइनस म्यू के एन, हाँ mg cos थीटा, यहाँ पर mg cos थीटा दिखा दिया, इधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखा दिया, यहाँ पर म्यू के एन का काइनेटिक फ्रिक्शन दिखाओगे। और अगर कोई पूछे कि बॉडी में एक्सेलरेशन क्या आ रही है, कितनी एक्सेलरेशन से वो नीचे स्लाइड कर रहा है, तो इस एक्सेलरेशन को न्यूटन लॉ से निकालिए, इस एक्सेलरेशन को न्यूटन लॉ से फाइंड करिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में म्यू के मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस केस में mg cos थीटा के बराबर है, एंड डिवाइडेड बाय मास m। आ रहा है समझ में यहाँ तक? Yes sir. Yes. मैंने कहा ना कि बेसिक से चलेंगे, लेकिन अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन में एक पार्ट रह गया था, वो हमारा ग्राफ का पोर्शन, कि यहाँ तक तो ग्राफ बन गया, इसके बाद का ग्राफ कंटिन्यू करना है कि जब आपने लिटिल मोर पुश कर दिया तो बॉडी मूव कर गई, अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ चुका है आपका, अब आप काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पे आ गए, तो आगे का ग्राफ कैसा होगा? इसके आगे का ग्राफ कैसा होगा? मतलब यहाँ तक तो थोड़ा ठीक है। नीचे जाएगा और फिर Sir कांस्टेंट। linear लीनियर होगा सर, उसका थीटा जीरो होगा। constant पे sir. कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि क्योंकि प्लस क्योंकि नीचे जाएगा फिर constant। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल फोर्स में नहीं आता, उसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, वो फिक्स वैल्यू होती है। तो इसीलिए ग्राफ आप ऐसे दिखाते हो, और ये बेसिकली इनको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आप ज्वाइन कर देते हो, तो ये वैल्यू म्यू के इनटू एन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से छोटा होता है? इज इट ट्रू? Yes sir. सुन लो, नहीं सर, हमेशा नहीं कह सकते। इज इट ट्रू दैट काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स? ग्राफ सर मैक्सिमम वैल्यू से कह सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि उतना होगा। हाँ, ये देखिए ना, म्यू के एन यहाँ पर है, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पूरे लाइन में कहीं भी हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पूरे लाइन के किसी भी पॉइंट पर आ सकते हो आप। तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट लूं जो म्यू के एन वाली लाइन से नीचे है, तो वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिकम्स लेसर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आ गई ना आपको?
देखिए म्यू के कम होता है म्यू एस से, ये बात सही है, ऑलवेज ट्रू, ये बात सही है। म्यू के एन लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये भी सही है, ये बात भी सही है। लेकिन ये कहे कोई कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टेटमेंट आप सही मानोगे इसको? नहीं भाई नो नहीं सर। नो सर। काइनेटिक फ्रिक्शन की कोई यूनिक वैल्यू है, यूनिक वैल्यू, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 0 से लेकर के और आपका एक मैक्सिमम वैल्यू तक है। तो हो सकता है कि ये यूनिक वैल्यू 0 से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही आती हो, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि अगर हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ तो हम फंस जाते हैं, इसमें गलत हो जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ग्राफ में भी देख लो आप, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू दिखाई जा रही है आपको, ये म्यू एस एन से तो छोटा है, म्यू एस एन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, बट फ्रिक्शन की बाकी वैल्यूज म्यू के एन से छोटी है। और यहां पर ग्राफ क्या होगा इस क्वेश्चन में? इंक्लाइंड प्लेन पे जरा ग्राफ दिखाओ मुझे, इंक्लाइंड प्लेन पर अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, किस तरीके का ग्राफ बनेगा इसको इंक्लाइंड प्लेन पर? अगर मुझे एंगल थीटा के साथ और फ्रिक्शन का ग्राफ दिखाना हो तो कैसा ग्राफ दिखाएं ऑन द सर इंक्लाइंड ओरिजिन प्लेन? स्टार्ट नहीं होगा। देखो कहाँ से, हाँ तो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, लेकिन फिर ग्राफ बनेगा कैसा देखो जरा एक मिनट, यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, इसी लिमिटेड स्पेस में ही बनाकर दिखाते हैं आपको कैसा ग्राफ बनना चाहिए। मतलब हम वर्टिकल एक्सिस पर फ्रिक्शन दिखाएंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर थीटा दिखाना चाहते हैं। तो स्टार्ट करिए, थीटा इक्वल टू 0 से क्या आंसर आएगा? थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 मतलब कि फ्लैट सरफेस, यानी फर्स्ट केस। इसको कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो कि ये इनक्लाइंड प्लेन है जिसका थीटा 0 है। और अगर आप कोई पुश नहीं कर रहे हो इसको, अगर आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो 0 तो फ्रिक्शन 0 होगा। तो थीटा 0 का मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हुई। और फिर जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा हो रही है, फ्रिक्शन बराबर mg साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का ग्राफ आएगा। फ्रिक्शन और थीटा के बीच साइन फंक्शन बन रहा है, साइन फंक्शन। तो साइन थीटा का ग्राफ जो ट्रिग्नोमेट्री में हम बनाते हैं ना, वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ग्राफ ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा ग्राफ ऐसे कुछ कर्व होता है, इस टाइप से राइज करता है, और ये तब तक राइज करेगा जब तक आप फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं पहुंच जाते। मैक्सिमम फ्रिक्शन तक टच कर जाइए, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कब टच करेंगे? तो जब यहां पर आप वो क्रिटिकल एंगल यूज करेंगे। मैक्सिमम फ्रिक्शन तब टच करोगे जब आप यहां पर क्रिटिकल एंगल बनाइए, थीटा सी आर। समझ पा रहे हो इसको यार? यस सर। यस सर। फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू Yes. साइन थीटा है, तो साइन फंक्शन का ग्राफ बना रहे ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद जब स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, स्लिपिंग स्टार्ट होने के बाद फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के इंटू एन हो चुकी है। ये फ्रिक्शन है हमारा म्यू के इंटू एन, यानी कि अब वो नॉर्मल, मतलब फ्रिक्शन बराबर म्यू के और नॉर्मल बराबर mg cos थीटा। अब आप कहोगे कि फ्रिक्शन cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है, पहले वो साइन थीटा के प्रोपोर्शन में था, अब वो cos थीटा के प्रोपोर्शन में है। यस तो सर। अब आगे का ग्राफ cos थीटा से बनेगा। ये हो गया साइन थीटा ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ cos थीटा से बनाइए, और cos थीटा डिक्रीजिंग ग्राफ आता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। 0 से 90 डिग्री के बीच में cos का ग्राफ अगर आप याद करिए तो वो हाईएस्ट वैल्यू से 0 वैल्यू की तरफ जाता है, और साइन का ग्राफ 0 से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाता है। आई बात समझ में? यस यस सर। मतलब ये ग्राफ जो मैंने बनाया है, ये ग्राफ ऑफ कॉस का है, ग्राफ है। और उधर जो ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ ऑफ बेसिकली साइन का ग्राफ लिया आपने। तो अगर जिसको ग्राफ में दिक्कत है वो थोड़ा सा अपना साइन और कॉस के ग्राफ एक बार चेक कर लो मैथ में कैसे बनते हैं। क्योंकि पहले mg साइन थीटा के बराबर फ्रिक्शन चल रहा, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा के साथ साथ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कॉस थीटा पे डिपेंड कर रही है, तो कॉस थीटा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके अंदर। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ तक आपका सारा? इंक्लाइंड प्लेन तक क्लियर हो गया? यस सर। यस यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक्स हो गए हमारे, जो फंडामेंटल थे वो हो गए। अब आते हैं कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्टार्ट द मोशन। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि आपको एक बॉडी को चलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रखी है तो कितनी फोर्स लगाएं ताकि ये बॉडी चल जाए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका म्यू एस दे रखा है आपको, हर जगह पर तीनों न्यूमेरिकल्स में म्यू एस दे रखा है। तो अभी आप में से कई लोग ना, अगर ये फिगर सामने ना हो,
तो क्वेश्चन सुनते ही कई लोगों का आंसर आता है म्यू एस एम जी। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्टार्ट द मोशन, म्यू एस एम जी। कई लोगों के मन में यही आंसर आएगा। आपको सिर्फ ये रियलाइज कराना चाहता हूं कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्टार्ट द मोशन, इसका कोई प्री डिफाइंड आंसर नहीं है, पहले से आंसर नहीं दे सकते। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है यार? कंस्ट्रेंट ऑफ सिस्टम का मतलब किस टाइप का सरफेस है, किस टाइप से फोर्स लगाई जा रही है, कितने एंगल पर फोर्स लगा रहे हो। कई सारे फैक्टर मिलकर के बताएंगे कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्टार्ट द मोशन ऑफ द बॉडी। आप इसको पहले से नहीं बता सकते हो कि इतना आंसर आएगा, जब तक कि आपके सामने फिगर न दीजिए। जैसे कि फर्स्ट वाले फिगर में हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, सरफेस हॉरिजॉन्टल है, फोर्स हॉरिजॉन्टल है, तो ये सब चेक करना। डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रेंट ऑफ सिस्टम का मतलब, डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रेंट ऑफ सिस्टम का मतलब सरफेस कैसा है, मतलब टाइप क्या है सरफेस का, हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है, टाइप ऑफ सरफेस देखो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है ये देखो, वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या फिर इंक्लाइंड है, किस तरीके से फोर्स लगाई जा रही है। तो ये सब देखने के बाद ही आंसर दे पाएंगे, पहले से आंसर नहीं बता सकते किसका आंसर क्या आएगा। तो पहले वाले फिगर में क्या आंसर आएगा? अगर आप फर्स्ट फिगर की बात करो तो यहाँ पर कितना फोर्स चाहिए, तो पहले वाले फिगर में नॉर्मल ऊपर, एम जी नीचे, और अगर आप कैपिटल एफ से पुश कर रहे हो तो आपको फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम करना होता है। फ्रिक्शन को मतलब मोशन स्टार्ट करने की जो कंडीशन है वो तो ये है, नीडेड टू स्टार्ट द मोशन। कंडीशन ये है कि जो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, जो ड्राइविंग फोर्स वो ज्यादा हो जाए मैक्सिमम फ्रिक्शन से। मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अगर आप लगाएंगे तो बॉडी चलेगी। तो क्या आंसर बनेंगे? मतलब कैपिटल एफ की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, तो इट शुड बी मोर देन एफ मैक्सिमम, और एफ मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर इट शुड बी मोर देन म्यू एस इनटू नॉर्मल। अब नॉर्मल कितना है हमारे लिए इस केस में, इस फर्स्ट फिगर में नॉर्मल की वैल्यू तो mg, तो आप ये म्यू एस एम जी कह दीजिए कि म्यू एस एम जी से ज्यादा फोर्स चाहिए आपको। सेकंड वाले सर केस लेकिन अगर म्यू एस एम जी के इक्वल कर दे तब भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है। फिर वही बात होगी, चलेगा ही नहीं, चलने वाला होगा, क्योंकि ब्लॉक पहले से रेस्ट पे है। अच्छा ठीक सर, ठीक ठीक। ब्लॉक पहले से रेस्ट पे है, ध्यान रखिएगा। सेकंड फिगर में अगर आप कैपिटल एफ लगा रहे हो तो ये कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि इस बॉडी को आप आगे ले जा सको। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इसमें एम जी डाउनवर्ड दिखाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर दिखाएंगे, लेकिन इसमें कैपिटल एफ को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि मोशन तो हमेशा इस तरफ होगा ना, डायरेक्शन तो मोशन की इस तरफ है सरफेस के अलावा। तो आप कैपिटल एफ को जब रिजॉल्व करेंगे तो कैपिटल एफ के दो कंपोनेंट दिखाने पड़ेंगे आपको, और कैपिटल एफ का फॉरवर्ड डायरेक्शन कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, कौन सा फोर्स बॉडी को मोशन कराएगा? कैपिटल एफ की वजह से मोशन होगा, एफ साइन थीटा की वजह से मोशन होगा, या मोशन एफ कॉस थीटा की वजह से होगा? इसका एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा। तो जिसकी वजह से मोशन हो रहा है वो बड़ा होना चाहिए म्यू एस इंटू एन से। और एन यहाँ पर कितना रखोगे इस न्यूमेरिकल में? एन की वैल्यू जो होगी, तो यहाँ पर एन बराबर एम जी नहीं कह सकते, mg प्लस एफ साइन थीटा। प्लस एफ साइन थीटा। एम जी प्लस एफ साइन थीटा कह दीजिए। तो कुल मिलाकर के आंसर आएगा एफ शुड बी मोर देन म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय, इट शुड बी मोर देन म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड प्लस म्यू एस साइन थीटा। और तीसरे वाले केस में, थर्ड वाले केस में जब आप उसको पुल करेंगे तो सब भी सेम सिचुएशन होगी, तब क्या होगा? एफ कॉस थीटा फॉरवर्ड आएगा, एफ साइन थीटा अपवर्ड आएगा। अब तीसरा वाला केस आप चाहो तो अपने अपने लेवल पे कर सकते हो कि दिस एफ शुड बी मोर देन, इसमें एक्चुअली ये फर्क पड़ जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, और देखिए जो नॉर्मल बन रहा था ना आपका नॉर्मल, वो एम जी प्लस एफ साइन थीटा की बजाय इस थर्ड वाले फिगर में अगर आप नॉर्मल चेक करेंगे तो वो एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। रीजन एफ साइन थीटा नॉर्मल सेम डायरेक्शन में चलेगी, और एम जी नीचे की तरफ आ गया, इसका फ्रिक्शन बैक साइड पर हो गया। तो उससे जब यहाँ माइनस बन जाएगा तो आपका कुल मिलाकर के आंसर क्या बनेगा? अगर यहाँ पर माइनस, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गई है सर ये नीचे cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा हाँ, होगा। वो सॉरी वो गड़बड़ हो गया। पहले वाले केस में यहाँ माइनस साइन आएगा, दूसरे वाले केस में यहाँ पर प्लस साइन आएगा।
ठीक है, अब सही है? यस सर। यस सर। जी, तो अब एक काम करो, जरा न्यूमेरिकल वैल्यू लेके बताता हूँ, आप ट्राई करना। मैं आपको ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगा, इसको ध्यान से पढ़ना। मैं आपको म्यूएस की वैल्यू 1/2 दे रहा हूँ, म्यूएस 1/2, मास की वैल्यू 2 किलोग्राम, और थीटा की वैल्यू, मतलब सेकंड और थर्ड फिगर में जो थीटा है वो आप 37 डिग्री चूज कर ले। अब आप मुझे बताओ कि पहले वाले, फर्स्ट वाले केस में ए, बी और सी, इसको मान लेते हैं ए बी सी 3 केसेस हैं। ए वाले में कैपिटल एफ किससे बड़ा होना चाहिए? ए वाले में न्यूमेरिकल वैल्यू जी को भी 10 मान लें, ग्रेविटी जी को 10 मान लीजिए। तो फर्स्ट केस में कितना फोर्स लगाना चाहिए ताकि वो बॉडी चले? किस कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा फोर्स लगाओगे आप? म्यूएस 1/2 है, मास 2 किलोग्राम है, थीटा 37 डिग्री है। 5 m से ज्यादा होगा सर। तो म्यूएस 1/2, मास की वैल्यू 2 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10। मास 2 है अच्छा। मेरे ख्याल से 10 आएगा, देखो फर्स्ट 10 केस है में। 10 है। यस सर 10 5 m न्यूटन। जी सर वही। यानी कि कैपिटल एफ अगर 10 न्यूटन से ज्यादा है तो ये बॉडी चलेगी। सेकंड वाले में क्या आंसर आएगा, जरा वैल्यू पुट करके बताइए, कैपिटल एफ किससे ज्यादा होना चाहिए सेकंड वाले में? सेकंड वाले फिगर में न्यूमेरिकल वैल्यू रख के बताओ। 37 डिग्री दिया है, cos 37 डिग्री 4/5। सर 10/0.4 सम। आराम से पूरा बताओ ना बच्चा यार, क्योंकि इसका कंसेप्ट है। 50 सर 20 से बड़ी होनी चाहिए। भाई, सर आप 20। एग्जैक्टली 20 आ रहा है, यस सर। यस सर। यानी एफ 20 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए। और थर्ड वाले केस में अगर इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज को एंटर किया जाए तो ये किससे बड़ा होना चाहिए? सर 100/11। 100/11, तो उसको थोड़ा डेसिमल में बता देते हैं, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा मेरे ख्याल से, अगर डेसिमल। यस सर। यस सर। 9 पॉइंट आई थिंक, मतलब चलो 9 के आसपास मान लें, लगभग 9 आ जाएगा ना। 100/11 99 हो गया ना, 11 × 9 99, तो 100 बोले तो लगभग 9 मान सकते हैं इसको। हाँ जी बच्चा लोग, यस सर। लगभग 9 मान लो। अब ये बताओ, जब आप इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो तो आपको 10 न्यूटन से बड़ी फोर्स लगाने पर बॉडी चलेगी। जब आप उसको किसी एंगल पर पुश कर रहे हो तो आपको 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब आप उसको एंगल पर पुल कर रहे हो तो 9 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तरीका कौन सा है बॉडी को मूव कराने का? कम एफर्ट में बॉडी कब मूव करेगी? कौन से केस में, इन तीनों में? पुल करने पे। सर सी में। पुल करने पर, और वो भी किसी एंगल पर। पुलिंग एट एंगल इज ऑलवेज इजियर, ये पढ़ते भी होगे आप थ्योरी में कि किसी बॉडी को एंगल पर पुल करना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एफर्ट कम सिर्फ 9 न्यूटन लगाना है। हॉरिजॉन्टली पुश करने के लिए आपको 10 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ रही है, और एंगल पर पुश करते समय आपको 20 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगाना पड़ रहा है। आ रहा बात समझ में आपको? ये मैं समझा रहा हूँ कि कितना फोर्स आपको बॉडी को स्टार्ट करने में चाहिए, ये तो डिपेंड इस बात पे करता है कि आप फोर्स किस तरीके से लगा रहे हो, आपके फोर्स लगाने का तरीका क्या है, मतलब डायरेक्शन क्या है उसका। अलग अलग तरीके से आप फोर्स लगाओगे, आपको अलग अलग अमाउंट चाहिए। हॉरिजॉन्टली लगाओ 10 न्यूटन से बड़ा फोर्स चाहिए, एंगल पे लगाओ 9 न्यूटन से बड़ा फोर्स चाहिए बॉडी को मोशन में स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, अब इसी बेसिस पर आपको ये समझ में आता है कि फिर यार मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, मिनिमम फोर्स नीडेड टू स्टार्ट द मोशन क्या हो सकता है, कम से कम क्या हो सकता है। जैसे हॉरिजॉन्टल करने पर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, यहाँ 9 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, तो ये तो आपको एक बात समझ में आ गई, इस एग्जांपल से एक बात समझ में आ गई कि मिनिमम फोर्स लगानी है अगर बॉडी को चलाने के लिए, तो आपको अपना फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स आप लगा रहे हो उससे तो कम आ रहा है जब आप उसको किसी एंगल पर रख रहे हो। ये बात समझ में आ रही इन 3 एग्जांपल्स के थ्रू, कि अगर आप मिनिमम फोर्स लगाना चाहते हो बॉडी के मोशन को स्टार्ट करने के लिए, तो फोर्स का डायरेक्शन आपको हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए, या फिर वो एक किसी एंगल पर पुल करना चाहिए बॉडी को, अगर आप मिनिमम फोर्स चाहते हो बॉडी के मोशन को स्टार्ट करने के लिए। तो सर एंगल पर। तीनों एग्जांपल सामने हैं, अब न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ हैं। हॉरिजॉन्टल पे 10 न्यूटन की फोर्स,
तो उससे तो कम 9 न्यूटन है, मतलब थर्ड केस में हम 9 न्यूटन का फोर्स भी लगा देंगे तो बॉडी चल देगी। तो 10 से तो छोटा ही हो ना, 10 से तो कम ही हो, यानी कि मिनिमम इसी केस में आएगा फिर, पुलिंग वाले केस में। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या 9 न्यूटन से भी कम हो सकता है कुछ? क्या ऐसा हो सकता है कि 9 न्यूटन से भी कम हो जाए? तो आंसर है कि हाँ, हो सकता है। अगर आप अपना एंगल थीटा और एडजस्ट कर दो ना, एंगल थीटा को और प्रॉपर तरीके से चूज करो, तो आप कम से कम वैल्यू पे जा सकते हो। और यही मेरा क्वेश्चन है, मिनिमम फोर्स नीडेड टू स्टार्ट द मोशन। तो मान लेते हैं कि वो फोर्स कैपिटल एफ है, मिनिमम फोर्स कैपिटल एफ मान लीजिए कि मिनिमम फोर्स जो हम लगाएंगे वो कैपिटल एफ लगाएंगे, थीटा एंगल पर लगाएंगे। तो अब इस न्यूमेरिकल में बेसिकली क्या होगा, जब आप इसको अबाउट टू स्टार्ट वाली कंडीशन पे जाएंगे, मोशन को अबाउट टू स्टार्ट की कंडीशन पे जाओगे, तो आपको ये लिखना पड़ेगा जो फोर्स हम लगाएंगे उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जो भी आप फोर्स यहाँ एफ मान लो लगाते हो ना, तो उसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट जाएगा इधर की तरफ। तो एफ कॉस थीटा अबाउट टू स्टार्ट की कंडीशन में वो बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वो म्यू एस इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल को मैं यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग पीछे वाले न्यूमेरिकल में काफी वर्किंग कर चुके हैं, यहाँ पर हम सारा कुछ वर्किंग कर चुके हैं, तो हम इसी रिजल्ट को फॉलो करना चाह रहे हैं, इस वाले रिजल्ट को। बट यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन की जगह मैं इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ, ग्रेटर देन की जगह इक्वल टू का साइन। और इक्वल टू का साइन मैं किस लिए लगा रहा हूँ ना मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन इसलिए लगाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कंडीशन क्या मानी हुई है बॉडी की, अबाउट टू स्टार्ट। अबाउट टू स्टार्ट का मतलब आप जस्ट स्लिप करने की कंडीशन पे आ चुके हो, चलने वाली कंडीशन पे आ चुके हो। तो हमारा कैपिटल एफ बराबर होना चाहिए म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, जो प्रीवियस रिजल्ट है इसी को फॉलो करेंगे, एंड प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब हम चाहते हैं कि ये मिनिमम हो जाए, तो यहां पर थोड़ी सी कैलकुलस लगाओ। फॉर एफ टू बी मिनिमम, ऑब्वियसली द डिनोमिनेटर पोर्शन यानी कि cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। डिनोमिनेटर मैक्सिमम करो आप, और यहाँ पर आप मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉपर्टी यूज करिए मैक्सिमा मिनिमा रिजल्ट के हिसाब से। अगर इसको मैक्सिमम करना है तो फिर इसका डेरिवेटिव cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे और उसको इक्वल टू 0 पुट कर दे। तो जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे आपको थीटा मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ, करके देख लीजिएगा, थीटा आपको tan इनवर्स म्यू एस मिल जाएगा। यानी कि tan इनवर्स म्यू एस एंगल पर अगर आप बॉडी को पुल करोगे तो वो मिनिमम फोर्स का कंडीशन बनेगा। सबसे कम फोर्स बॉडी को तब लगेगी, मिनिमम फोर्स के साथ आप बॉडी को मूव करा सकते हो अगर आप उसको पुल करो एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स म्यू एस। तो मिनिमम पुलिंग फोर्स लगता है आपका, और वो कितना होगा अगर वो भी कैलकुलेट करना चाहो कि व्हाट इज दैट मिनिमम फोर्स, तो एफ मिनिमम निकाल सकते हो, एफ मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हो। ये म्यू एस एम जी न्यूमरेटर में, और आप चाहो तो डिनोमिनेटर में ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, जिसमें ये कहा जाता है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की हाईएस्ट वैल्यू जो हो सकती है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, वो कहते हो आप स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इट शुड बी 1 plus b square। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो कि मिनिमम फोर्स आपका इतना लगेगा। लेकिन ये मिनिमम फोर्स तब लगेगा जब आपने फोर्स को कितने एंगल पे लगाया हो, एट द एंगल ऑफ tan इनवर्स म्यू एस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल से tan इनवर्स म्यू एस एंगल पर आप बॉडी को पुल करिए, सबसे कम फोर्स लगता है बॉडी को चलाने में। ठीक है, पॉइंट समझ में आया आपको यहाँ तक? यस सर। चलिए जल्दी जल्दी इसके आंसर दें यार, कुछ क्वेश्चन हैं जल्दी से इसके आंसर करें बस। इसमें ये दो मासेस हैं m1 m2, एक टेबल पर रखा है और एक हवा में लटक रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड m2 इफ द सिस्टम इज मोशनलेस। क्या करेंगे, m2 की वैल्यू क्या होगी अगर सिस्टम मोशनलेस है, नहीं चल रहा सिस्टम, तो व्हाट, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दे रखा है म्यू, यहाँ पर म्यू एस दे रखा है आपको। तो क्या करेंगे, m2 कितना होना चाहिए यहाँ पर अगर ये बॉडी मोशन में नहीं जा रही है, तो रुके हुई है, मतलब दोनों ब्लॉक स्टेशनरी हैं। तो फोर्सेस दिखाते हैं यार, फोर्सेस के नाम पर क्या दिखाओगे आप, यहाँ पर m2g दिखाइए, टेंशन फोर्स दिखाएंगे स्ट्रिंग में, टेंशन फोर्स इसे m1 पर भी दिखाएंगे, म्यू नॉर्मल दिखाएंगे यहाँ पर, हाँ mg दिखाएंगे, और एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स दिखाएंगे बिकॉज m2 इज इक्वल टू म्यू एस mg m1g अपॉन g, उससे हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, देखिए मतलब
देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन लगा रहे हो आप, यहाँ पर कैप नॉर्मल लगा रहे हो और यहाँ पर m1g लगा रहे हो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नॉर्मल बराबर m1g, फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सही है। फॉर m2 टू बी एट रेस्ट, फॉर m2 टू बी एट रेस्ट आप क्या कह सकते हो, टेंशन बराबर m2g, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। एंड फॉर m1 टू बी एट रेस्ट, फॉर m1 टू बी एट रेस्ट, न्यूटन लॉ चल रहा है, सिंपल सिंपल न्यूटन लॉ, m1 टू बी एट रेस्ट, टेंशन बराबर फ्रिक्शन, थर्ड इक्वेशन। सो आप इसके बाद ये कह सकते हो कि 2 और 3 से, मतलब सेकंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से, दैट मींस m2g शुड बी इक्वल टू द फ्रिक्शन वैल्यू। बट ये फ्रिक्शन स्टैटिक है और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब ये जो राइट साइड आप फ्रिक्शन देख रहे हो, इट कैन बी एनी वैल्यू, इट कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू μs n, इन बिटवीन 0 टू μs n कुछ भी हो सकता है ये। सो m2g का कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। आप ये कह सकते हो कि m2g एक इंटरवल में आएगा, मतलब m2g शुड बी मोर देन 0 एंड इट शुड बी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू μs n वेयर n इक्वल टू m1g। यानी कुल मिलाकर के आपका आंसर ये है कि जो मास m2 है उसकी एक रेंज आएगी इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू। m2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, आप रेंज बता सकते हो कि वो 0 से ज्यादा होगा लेकिन μs m1 से कम होगा। आप ये इस क्वेश्चन में नहीं बता सकते कि m2 एग्जैक्टली कितना होगा। मेन क्वेश्चन ये था, देखने में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, बड़ा सिंपल सा लगता है कि m2 हम निकाल ले जाएंगे इसमें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मोशनलेस बॉडीज हैं वहां पर आप हमेशा रेंज के अंदर फंस जाओगे, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ये केसेस आएंगे हमेशा। अगर मैं पूछता कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m2, फाइंड m2 की जगह होता फाइंड मैक्सिमम m2, तब आप कहते थे कि m2 की वैल्यू जो आएगी वो μs मल्टीप्लाइड बाय m1 आएगी। आगे बात है आपको समझ में ये वाली? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से मूव करते हैं इसमें। पुलिंग अ ब्लॉक ऑन द टेबल कनेक्टेड टू द हैंगिंग ब्लॉक, ये फिर से वही फिगर है लेकिन इस बार एक कैपिटल F लगा करके आप इस बॉडी को लेफ्ट साइड पर पुल कर रहे हो। तो फाइंड कैपिटल F फॉर मोशन ऑफ m2 टू बिगिन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फाइंड कैपिटल F फॉर मोशन ऑफ m2 टू बिगिन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कैसे करेंगे यार, कितना फोर्स लगाएं ताकि m2 का मोशन ऊपर की तरफ होने लगे। फाइंड कैपिटल F फॉर मोशन टू बिगिन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्सेस क्या दिखाएंगे यहाँ पर, देखिए फोर्सेस आप दिखाओगे m1 के ऊपर m1g, उसके अलावा m1 पर वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और बाकी टेंशन फोर्सेस वगैरह दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से फोर्सेस दिखा दें, इधर m2g और इधर टेंशन फोर्स और इधर टेंशन फोर्स, ये सारी फोर्सेस दिखाओगे आप। फटाफट इसको जल्दी से लिखेंगे यार, m2g टेंशन फोर्स, इधर टेंशन फोर्स, उधर कैपिटल F। m1 के ऊपर फ्रिक्शन किधर दिखाओगे, m1 के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किधर दिखाएंगे? सर राइट साइड। एफ के ऑपोजिट। क्यों? सर क्योंकि उस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी है जी। m2 टू बिगिन इन द अपवर्ड डायरेक्शन है कि m2 को अगर आप ऊपर लेके जाना चाहते हो तो वो तभी हो पाएगा जब m1 लेफ्ट साइड पे जाए, और अगर m1 लेफ्ट साइड पे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स m1 के ऊपर राइट साइड डायरेक्शन में दिखाएंगे। फ्रिक्शन आप इधर दिखा दीजिए इसका, और आप इक्वेशंस करो, बस ये हो गया। अब इसके बाद इक्वेशंस पे आ जाओ, फटाफट कैसे बनाओगे। तो मतलब मोशन अबाउट टू बिगिन की बनाइए, मोशन अबाउट टू बिगिन, चलने वाला हो तब, उस टाइम पर है अबाउट टू बिगिन, स्टार्ट होने वाली कंडीशन पे, क्योंकि उस समय आप फ्रिक्शन को मैक्सिमम कर सकते हो। तो कैपिटल m1 के लिए इक्वेशन होगी ना, m1 की ब्लॉक के लिए m1 ब्लॉक की इक्वेशन बनेगी कैपिटल F लेफ्ट साइड डायरेक्शन में इक्वल टू राइट साइड कैपिटल T, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू μs मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल विच इज m1g, फर्स्ट इक्वेशन। और m2 ब्लॉक के लिए इक्वेशन बन जाएगी, सेकंड ब्लॉक m2 के लिए इक्वेशन बन जाएगी T बराबर m2g, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों से T को एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा इट एम्प्लाइज F इक्वल टू m2 प्लस μs m1 मल्टीप्लाइड बाय g, μs m1 मल्टीप्लाइड बाय g अबाउट टू बिगिन के लिए। सो फॉर मोशन टू स्टार्ट f इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपका जो आंसर है वो अलग है। फाइंड f फॉर मोशन ऑफ m2 टू बिगिन, तो आप कहिएगा f बड़ा होना चाहिए इससे, m2 प्लस μs m1 मल्टीप्लाइड बाय g, इससे बड़ा होना चाहिए। अगर यहीं पर मैं कह दूं कि फाइंड f फॉर
motion of M2 in the downward direction और motion of M2 to begin in downward direction, क्या लिखना चाहिए आपको? less than this. ना बच्चा, सर फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हाँ यस सर। यही सब क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन जब आगे इन्हीं को यूज करेंगे एक्चुअली क्या होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन M1 पे पलट जाएगा, क्योंकि अगर M2 नीचे जाना चाहेगा तो फिर M1 को राइट आना पड़ेगा। आ रही ये बात नहीं समझ में आई आपको? ये बात समझ में आ रही है आपको यस सर। कि अब फोर्सेस अलग दिखाएंगे आप? फोर्सेस कैसे दिखाओगे? अब आप फोर्सेस में M1 पर फ्रिक्शन को राइट साइड दिखाओगे, इधर सॉरी राइट साइड नहीं, लेफ्ट सर। M1 पे फ्रिक्शन लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर M2 नीचे जाना चाहेगा तो फिर M1 को आगे आना पड़ेगा। तो कहां पर फर्क आएगा आपके किस आंसर में, कहां पर फर्क पड़ जाएगा? जो आपने इक्वेशंस बनाई हैं उनमें कहां फर्क आ जाएगा बताएं? फ्रिक्शन की वैल्यू इस इधर एफ से ऐड हो। मतलब यहाँ पर ये जो प्लस म्यूएस M1 जी इस तरफ है, ये इस तरफ प्लस होता है या लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाता है? ये मतलब कैपिटल एफ के साथ प्लस होता है। अभी कैपिटल एफ। हाँ, अभी फ्रिक्शन टेंशन के साथ ऐड हो रहा है। सेकंड केस में फ्रिक्शन कैपिटल एफ के साथ ऐड होता। मतलब जहां पर आपके सामने प्लस म्यूएस आना चाहिए था, वहां पर क्या आ जाता? जहां पर प्लस म्यूएस बन रहा था माइनस। माइनस। हाँ, तो इस आंसर में आप एक माइनस कर दें। इस आंसर में आप ये कर दें M2 माइनस म्यूएस M1 जी। और एक्चुअली ये F इससे छोटा होना चाहिए, इनइक्वलिटी बदल जाएगी, ध्यान रखना। इन दो केसेस में इनइक्वलिटी भी बदलेगी आपकी, ध्यान रखिएगा। सर लेकिन ये इन केसेस में हम लोग तो फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं, जैसे F = T प्लस म्यू एस एन जो किया हुआ है, तो सर इसमें फोर्स बैलेंस हुआ, लेकिन यहाँ तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एक मोशन को, तो उसमें सर एक्सेलरेशन भी तो कंसिडर होगी भैया। तो फोर्स बैलेंस करके आपने ये किया है कि मोशन अबाउट टू बिगिन, चलने वाली कंडीशन की इक्वेशन है, मतलब मोशन स्टार्ट हुआ नहीं है। हम ये पता लगा रहे हैं कि हम बस उतना फोर्स लगा चुके हैं जब ये बॉडी चलने वाली है, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। आप वो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो कि बस अब स्टार्ट होने वाला है, हुआ नहीं है मोशन स्टार्ट। अच्छा सर जी। उसका A0 है सर जी। अब एक बात बताइए ना, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं और ये कहूं कि ये बताइए ये पूरा सिस्टम मोशनलेस रहे, उसकी क्या कंडीशन है? सिस्टम का मोशन ही ना हो। देखिए इस न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी हट जाएगी सर, ये इक्वल कर देंगे उससे। देखिए मैं बता दूं आपको, अगर M2 माइनस म्यूएस M1 जी, ध्यान से सुनना, ये सब क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ अब आ गए हो। M2 माइनस म्यूएस M1 जी से ज्यादा फोर्स लगाते हो और M2 प्लस म्यूएस M1 जी से कम लगाते हो, मतलब इनके अपोजिट पे जाओ ना, क्योंकि इस इनइक्वलिटी पर क्या हो रहा है, इस इनइक्वलिटी पर M2 ऊपर मोशन करेगा और इस इनइक्वलिटी पर M2 नीचे मोशन कर रहा है, तो हम दोनों के अपोजिट चले गए, तो इसका मतलब M2 रेस्ट पे नहीं आ गया भाई। हमने इसको फॉलो नहीं किया ना, इसका रिवर्स कर दिया। इसका रिवर्स, ये इनइक्वलिटी M2 के ऊपर जाने की है, तो इसकी उल्टी, इसको रिवर्स कर दो, ये M2 के ऊपर न जाने की है, ये इनइक्वलिटी M2 के नीचे जाने की है, तो इसको पलट दीजिए, तो M2 के नीचे न जाने की इनइक्वलिटी आ जाएगी। तो नीचे न जाने की इनइक्वलिटी, ऊपर न जाने की इनइक्वलिटी, दोनों को मिला दो, तो ना नीचे जा सकते हो ना ऊपर जा सकते हो, तो बेसिकली M2 को क्या करना पड़ेगा फिर वहां पर, रेस्ट की कंडीशन हो गई वो। जी सर समझ गए ना आप इसको, वैल्यू को? मैं मान लो हम कह रहे हैं कि 10 न्यूटन से कम लगाएंगे तो M2 नीचे जाएगा और 50 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे तो M2 ऊपर जाएगा। तो 10 न्यूटन से कम पर M2 नीचे जा रहा है, 50 न्यूटन से ज्यादा पर M2 ऊपर जा रहा है, तो 10 और 50 के बीच वाली वैल्यू पे क्या हो रहा होगा? मोशनलेस। वो ना नीचे जा पाएगा ना ऊपर जा पाएगा, बॉडी मोशनलेस हो गई। क्लियर हुआ पॉइंट आपको ये? यस सर। जी सर। बाकी बच्चे ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। मैंने ये जो क्वेश्चन है ना, वो देखने में हल्के हैं, देखने में हल्के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन दाएं बाएं हुआ आपका तो गलत हो गया, न्यूमेरिकल गया आपका। थोड़ा सा आप गड़बड़ किए नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन और हैं, ब्लॉक ऑन द टेबल कनेक्टेड टू द हैंगिंग ब्लॉक।
एंड देन ब्लॉक इन इंक्लाइंड प्लेन के, ये 2 क्वेश्चंस और हैं। तो टाइम कम हो गया, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इतना रखते हैं आज के दिन में, इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करके आपको कंप्लीट करवा देंगे।